हुमैरा निराशाजनक नजरों से जादूगर बलवंत की ओर गुस्से से देखते हुए कहने लगी, बस भी कीजिए जादूगर बलवंत, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आपने सुना कि आपके लिए 200 लोगों की बलि दी गई है तो पश्चाताप करना तो दूर की बात है, आपको अपने अपराध पर पछतावा भी नहीं हुआ, और न ही आपके दिल में उन लोगों के प्रति कोई दया की भावना दिख रही है। ऊपर से आप बहस करने पर उतर आए हैं और यही सोचने में लगे हैं कि आप इस मामले को कैसे दबा सकते हैं, कैसे आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आप पूरी तरह से अंधकार से घिर चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विद्यालय लेकर जाऊंगी और आपके अन्यायों के खिलाफ आपको न्याय के साथ सजा दिलवाऊंगी। जादूगर बलवंत समझ गए कि अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं है, और फिर उन्होंने अपने दबे हुए गुस्से को व्यक्त करते हुए कहा, मैं विद्यालय के 6 सदस्यीय सभा का महत्वपूर्ण सदस्य हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुझे यहां से नहीं ले जाओगी, और मैं अपने इच्छा अनुसार यहां से अपनी आजादी तुमसे छीन कर कहीं और जाऊंगा। समझ गई तुम मीरा? लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, इन्होंने अपना होश खो दिया है। जादूगर बलवंत झल्लाकर गुस्से से लक्ष्य की आलोचना करते हुए उसके बारे में ऊटपटांग बातें कहने की शुरुआत करने लगे और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहने लगे, ए लड़के, तू कौन है? मैं ईस्ट कोव जादुई विद्यालय का एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि इस दुनिया का एक सम्मानित, मशहूर, नामचीन और शक्तिशाली जादूगर हूं। तेरी औकात है क्या? मुझसे टक्कर ले रहा है तू? बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। हुमैरा से लक्ष्य की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। हुमैरा ने खामोशी तोड़ते हुए जादूगर बलवंत को डांट लगाते हुए कहा, जादूगर बलवंत, लक्ष्य की असली पहचान आपकी कल्पना से बहुत दूर है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप खामोश रहें। लाजमी है कि हुमैरा एक देवदूत होने के नाते चुने हुए व्यक्ति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। कारणवश उसने लक्ष्य के बचाव में जादूगर बलवंत को डांटना बेहतर समझा। जादूगर बलवंत अब पूरी तरह से हार चुके थे। उन्होंने गुस्से से कहा, नर्कलोक में जाओगे तुम सभी, तड़प तड़प के मरोगे तुम। हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, यहां से फौरन इन्हें लेकर निकलते हैं। नेक्रोमेंसर जादूगर शायद घायल हैं और जादूगर बलवंत शक्तिहीन। हुमैरा और लक्ष्य के लिए उन दोनों को विद्यालय लेकर जाना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होने वाला है। हुमैरा ने सभी पर एक ऐसा जादुई तंत्र मंत्र किया जिसके प्रभाव के कारण वे सभी उड़ने लगे। इन सभी लोगों के मीनार से जाते ही दो अनजान लोग अचानक ही भयावह मीनार के सामने प्रकट हुए। उनमें से एक ने कहा, जादूगर शायद उन दोनों से हार गए। ऐसा होना तो आश्चर्य की बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों वाकई उतने शक्तिशाली होंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, फिलहाल हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे हम जादूगर बलवंत को इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकें। ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के डीन 63 वर्ष के हैं, लेकिन जादूगर बलवंत से काफी विपरीत हैं। उनका शरीर अभी भी बहुत स्वस्थ और मजबूत है, और वो एक युवा की तरह फुर्तीले हैं, और अभी भी इतने चुस्त हैं कि संभवतः वो तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक वो 100 वर्ष के नहीं हो जाते। सुबह 7 बजे तक डीन साहब विद्यालय में ही थे, लेकिन 8 बजे तक वो संपत्ति शहर पहुंच चुके थे। वो वहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बड़े समूह के साथ जादूगरों की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक उन्होंने मूल रूप से सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनकर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपना फैसला सुना दिया। सेना के साथ अभियान एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। हालांकि जादूगरों की खास खातिरदारी की जाएगी, मगर फिर भी अभियान के लिए शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली जादूगरों की आवश्यकता होगी। इसलिए सेना में शामिल होने वाले सभी जादूगरों की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। डीन अरुण के विचार में एक व्यक्ति है जो इस पद का सबसे अधिक रूप से हकदार है, और वो है दानिश, जो कि विद्यालय की युवा पीढ़ी का पहला प्रतिभाशाली जादूगर है। दानिश 30 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही लेवल 4 का जादूगर बन चुका था, और उसका भविष्य बहुत ही आशाजनक दिख रहा था। डीन साहब ने युवा दानिश में अपने अतीत की छाया देखी, इसीलिए वो उसे अनुभव और प्रतिष्ठा अर्जित करने का ये मौका देना चाहता था। मूल रूप से उन्होंने अपनी चहेती शिष्या मीरा को इस पद का हकदार बनाने के बारे में सोचा था। दुर्भाग्यवश एक महिला होने के नाते वो इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। जादू की दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं था। वास्तव में फौलाद की दुनिया में कई शक्तिशाली जादूगरनियां भी हैं, लेकिन इस मामले में मीरा जैसी सुंदर महिला को सेना में शामिल करना एक बुरा विचार होगा। शाम के 6 बजे डीन साहब शानदार दावत में शामिल हुए, जिसे सम्राट ललित ने उनके लिए विशेष रूप से तैयार करवाया था। सभी औपचारिक अभिवादन और सामाजिक समारोहों में 8 बज चुके थे। डीन साहब विद्यालय में वापस जाने के लिए तैयार होकर राजमहल के पोर्टल टावर में पहुंचे। अब तक सब कुछ उनकी योजना के अनुरूप ही था, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उन्हें अपने कार्यक्रम में देरी हो। कुल मिलाकर वो इस बार राज्य की राजधानी की यात्रा से संतुष्ट हुए थे। हालांकि डीन साहब को हमेशा से ही इन थकाऊ बैठकों और रात्रि भोजों में भाग लेना पसंद नहीं था, लेकिन ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के डीन होने के नाते उन्हें अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही है। इस सिलसिले में उनका पूरा दिन बर्बाद हो गया था, लेकिन अब जब सब कुछ
तय हो चुका था तो वो जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए उत्सुक थे। टिमटिमाकर चमक रही जादुई ऑरा में ढके हुए डीन साहब आखिरकार विद्यालय वापस लौटे। डीन अरुण ने इस विद्यालय में 40 वर्ष बिताए हैं, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल टावर से नीचे उतरने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि आज विद्यालय में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पोर्टल टावर की देखरेख की जिम्मेदारी जादूगर मकसूद पर है और वो चुपचाप पोर्टल टावर के नीचे खड़े हैं और वो काफी उदास नजर आ रहे हैं। डीन साहब उन्हें देखकर तुरंत ही समझ गए कि कोई बात उन्हें परेशान कर रही है। मकसूद, क्या हुआ? डीन साहब ने झुंझलाहट के साथ प्रश्न किया। डीन साहब की सफेद दाढ़ी उसके सिरे पर खड़ी लग रही है। उनके नथुने फूले हुए हैं और उनके मोटे होंठ और उनकी गोलमटोल आंखें चुभती हुई नजर आ रही हैं। वे स्पष्ट रूप से क्रोधित तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी विशेषताएं बहुत प्रभावशाली हैं। मकसूद ने तुरंत ही डीन को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर उन्होंने अधमरे स्वर में कहा, साहब, एक समस्या आ गई है। डीन साहब ने मकसूद की ओर देखते हुए प्रश्न करते हुए पूछ लिया, क्या हुआ है? डीन साहब के चेहरे पर उदासी और गुस्सा नजर आने लगा, जिसके बाद उनके आसपास के तत्व उत्तेजित होने लगे और उनके चारों ओर हवा में छोटे छोटे बवंडर बनने लगे। ये वे प्रभाव हैं जो एक शक्तिशाली लेवल 7 के जादूगर अपने परिवेश पर डाल सकते हैं। मकसूद के माथे पर पसीना आ गया। वो जानते हैं कि डीन साहब का स्वभाव कैसा है और उनका गुस्सा कितना उग्र हो सकता है। भले ही वे उम्र के साथ थोड़े नर्म पड़ चुके हैं, लेकिन जब वो गुस्सा होते हैं या उनका मूड बिगड़ा हुआ होता है तो उनके हाव भाव से कोई भी डर जाता है। मकसूद डरते सहमते हुए डीन साहब से नजरें चुराते हुए कहने लगा, साहब जी, मुझे विस्तार पूर्वक रूप से इस मामले के बारे में कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बाकी के मास्टर जादूगर शिक्षक सत्य के हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सत्य का हॉल विद्यालय की वो जगह है जहां विद्यालय से जुड़ी सभी खास बैठकें होती हैं और इन आयोजित बैठकों में लेवल 3 और उससे अधिक लेवल के जादूगर ही उपस्थित होते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सभी जादूगर ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के एलीट जादूगर हैं और अभी इस समय सभी मास्टर जादूगर वहां इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तक कि मकसूद, जो कि लेवल 5 के जादूगर हैं, वो खुद भी किसी भी तरह की जानकारी देने से हिचक रहे हैं। डीन साहब ने अनुमान लगाया कि इस हंगामे का कारण अनिवार्य रूप से गंभीर होगा। इस बात के बारे में सोचकर ही उनकी भौहें अब आपस में जुड़ने लगी हैं। डीन साहब ने मुश्किल से अपने धैर्य पर संयम बनाए रखा हुआ है। वो मकसूद के साथ विद्यालय के उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने लगे, जहां सत्य का हॉल स्थापित है। रास्ते में डीन साहब की नजर कुछ विद्यार्थियों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि विद्यालय पर मंडरा रहे खतरे से वे विद्यार्थी वंचित हैं। उनके हाव भाव में कोई चिंता नहीं और जैसे ही उन्होंने डीन को देखा, वे सभी डीन साहब को झुककर प्रणाम करने लगे और जल्दी से वहां से भागे। इस बात से उन्हें काफी राहत महसूस हुई। भले ही वर्तमान में स्थिति गंभीर है और उस कारण वो काफी परेशान है, मगर फिर भी उन्हें इस बात की खुशी है कि विद्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने विद्यार्थियों तक वो बात पहुंचने नहीं दी जिससे वो खुद अनजान है। और ऐसा करना ही सही है, क्योंकि इससे कम से कम किसी भी विद्यार्थी को किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी और न ही कोई विद्यालय का नाम बदनाम करेगा। 5 मिनट के बाद डीन साहब जादूगर मकसूद के साथ सत्य के हॉल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। सत्य के हॉल में लगे जादुई यंत्र को एक्टिवेट कर दिया गया था, जिस कारण हॉल के इर्द गिर्द एक जादुई बांध बन गई और पूरा हॉल एक गहरे रंग की बैंगनी रोशनी की किरणों के सहारे से ढका हुआ है। इस बांध के कारण किसी को भी हॉल में हो रही बातचीत की भनक तक नहीं लगेगी और न ही कोई जादुई शक्तियों का प्रयोग करके हॉल में चल रहे दृश्य को देख पाएगा। हॉल में लगा हुआ बड़ा सा द्वार एक जादुई द्वार है जो इस समय बंद है। जादूगर मकसूद ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया ताकि डीन साहब हॉल में प्रवेश कर सकें। जादूगर मकसूद ने हॉल में कदम नहीं रखा, केवल डीन साहब ही हॉल के भीतर गए, जिसके बाद उन्होंने जादुई दरवाजा बंद कर दिया। डीन साहब ने विशाल हॉल के चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि विद्यालय के 6 सदस्य सभा के लोग लंबे से मेज को घेर कर बैठे हुए हैं। कुर्सी पर बैठे हुए ये सभी 5 वृद्ध मास्टर जादूगरों के नाम हैं गिरीश, फरहान, वसीम, हसमुखलाल और आनंद दास, मगर जादूगर बलवंत कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। जब उन सभी लोगों ने डीन साहब को देखा तो वे सभी उनके सम्मान में खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। इन सभी लोगों के अलावा हॉल में डीन साहब की चहेती शिष्य और शिक्षक जादूगरनी मीरा भी हैं और उनके साथ एक जवान लड़का है जिसकी आयु लगभग 20 से कम ही होगी। लक्ष्य को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि उसका ऑरा काफी शक्तिशाली है और ये जवान लड़का लगभग लेवल 4 का जादूगर होगा। डीन साहब ने आज तक इस लड़के को नहीं देखा है, साथ ही उन्हें पक्के तौर पर पता है कि इस विद्यालय में कोई भी 20 वर्ष से कम उम्र का लेवल 4 का जादूगर नहीं था, तो उन्हें लगा कि शायद ये जादूगर बाहर से आया हो। डीन साहब ने हुमैरा की ओर देखते हुए लक्ष्य के बारे में आश्चर्य के साथ प्रश्न करते हुए पूछ लिया, ये जवान लड़का कौन है?
डीन साहब ने वजीर नाम के एक जादूगर के बारे में सुना था जो कि 19 वर्ष में ही लेवल 4 का जादूगर बन चुका था, मगर वो दक्षिणी इलाके में रहता है। तो उन्हें लगा कि शायद ये वही हो। लक्ष्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक हाथ अपनी छाती पर और एक हाथ अपने पीछे रखकर सम्मान पूर्वक रूप से डीन साहब को प्रणाम करते हुए उनके आगे झुका। लक्ष्य डीन साहब को विनम्र स्वर में अपना परिचय देते हुए कहने लगा, मेरा नाम लक्ष्य मिश्रा है। मैं जादूगर बलवंत जी की मीनार में रहने वाला एक विद्यार्थी हूँ। डीन साहब लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, अच्छा, तो तुम ही हो लक्ष्य मिश्रा, तुम्हारा निबंध पढ़ा है मैंने। उसके बाद डीन साहब ने सभी की ओर देखते हुए प्रश्न करते हुए पूछ लिया, बलवंत कहाँ है? डीन साहब को चिंता होने लगी। यदि यह वास्तव में एक बड़ी समस्या है तो सभा के सभी 6 सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए था। तो फिर जादूगर बलवंत अब भी यहाँ क्यों नहीं है? क्या होगा जब डीन साहब के सामने होंगे जादूगर बलवंत बेनकाब? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस विषमता ने डीन साहब का ध्यान युवा जादूगर से हटा दिया। हुमैरा ने गहरी और लंबी सांस ली और फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, गुरुजी, जादूगर बलवंत वहां है। मीरा ने एक मूर्ति के बगल के अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। जब डीन साहब ने उस तरफ देखा तो उन्हें दीवार पर 3 आकृतियां दिखी और उन सभी लोगों पर जादुई तंत्र मंत्र माना लॉक का प्रभाव है। डीन साहब पहली नजर में बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं देख पाए, इसीलिए वो उनके करीब पहुंचे। जब वो अंततः इन आकृतियों की पहचान करने में सक्षम रहे तो उन्होंने अनजाने में जोर से सांस ली। 3 लोगों में से एक लगभग पूरी तरह से झुलस चुका था। उसके सिर के सारे बाल झुलस चुके थे। उसकी सांसें धीमी चल रही हैं। वो वास्तव में भयानक लग रहा है, लेकिन उतना भी भयानक नहीं जितना कि उसके बगल में खड़े अन्य 2 और लोग लग रहे हैं। डीन साहब को अन्य 2 लोगों के शरीर में मांस और मांसपेशियां नहीं दिखी। उनकी चमड़ियों ने उनकी हड्डियों को ढक रखा है। वो दोनों कंकालों के समान ही दिख रहे हैं। उनमें से एक की आंखों में जलती लौ की चमक है। भले ही इन दोनों पर जादुई तंत्र मंत्र माना लौ का असर हो, मगर फिर भी डीन साहब को उनके नकारात्मक ऑरा का एहसास हुआ। तीसरे व्यक्ति को देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक लिक है। बलवंत, क्या ये वाकई तुम ही हो? डीन साहब जानते थे कि कुछ भयानक घटना घटी है, लेकिन वो अभी भी इस तरह के चौंका देने वाले रहस्योद्घाटन के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि जादूगर बलवंत का रूप इतना बदल चुका था कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, मगर फिर भी डीन साहब बलवंत को पहचानने में सक्षम रहे। डीन साहब और बलवंत पिछले 40 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सहयोगी और पुराने दोस्त बलवंत को पहचान लिया। इस अजीबोगरीब प्राणी ने आगे बढ़कर पछतावे के साथ एक भारी आं भरी और कहने लगा, जी डीन साहब, मैं ही बलवंत हूं। यह बातें अब यहां तक पहुंच चुकी थी कि अब पुराने दोस्त के सामने बेनकाब होने के बाद बलवंत का दिल टूट चुका था। वो अब उस उन्मादी अवस्था में भी नहीं थे। डीन साहब ने हताश स्वर में प्रश्न करते हुए कहा, यह सब कैसे हुआ? फिर डीन साहब शायद के सामने खड़े हुए और अपनी जादुई छड़ी का इशारा उसकी ओर करते हुए कहने लगे, क्या इसने तुम्हें यह सब करने के लिए बहकाया बलवंत? डीन साहब को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बलवंत, जिसे वो काफी समय से जानते हैं, वो जादूगर नकारात्मक और अंधकार के रास्ते पर चल पड़ेगा। बलवंत ने शर्मिंदगी के साथ कहा, यह मेरा किया धरा है मेरे मित्र। मुझे माफ करना डीन साहब, अरुण जी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। बलवंत अब तक शांत हो चुके थे। अब जब चीजें यहां तक पहुंच चुकी हैं, तब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि कुछ भी करके परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता है और उनके जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु की इच्छा होने लगी है। डीन साहब ने एक लंबी चुप्पी साध ली। उसके बाद वो मीरा की ओर देखने लगे। डीन साहब ने मध्यम आवाज में मीरा की ओर देखते हुए कहा, मीरा, मुझे सारी जानकारी चाहिए। मीरा ने हाँ के इशारे में अपनी गर्दन हिलाई। फिर हुमैरा ने बताना शुरू किया कि कैसे उसने गलती से दानिश पर नकारात्मक जादू के ऑरा को महसूस किया था। तो उसने लक्ष्य से बलवंत और दानिश की जांच करने में मदद मांगी। अंत में जब सच्चाई का पता चला तो दानिश ने लक्ष्य पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन वो उससे हार गया। फिर उसने बताया कि कैसे बलवंत कुहासे की घाटी में बने नकारात्मक जादुई मीनार में पहुंचे और कैसे हुमैरा और लक्ष्य ने शाहिद और बलवंत को पराजित कर उन्हें कैद किया और यहां ले आए। मीरा ने विस्तार से सारी बातें तो बताई, लेकिन उसने लड़ाइयों का वर्णन सटीक रूप से नहीं किया। जब मीरा ने सारी बातें बता दी, डीन साहब ने लक्ष्य पर एक नजर डाली और वो काफी समय तक उसे घूरते रहे।
मीरा ने अपनी बात सीधे और स्पष्ट रूप से कही थी, लेकिन डीन साहब को इस बात का अंदाजा हो गया कि मीरा और लक्ष्य को काफी खतरों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा के स्पष्टीकरण में कुछ अजीब बातें भी थी जो डीन साहब को संदिग्ध भी लगी। हालांकि उन सवालों को पूछने का समय नहीं था, तो उन्होंने खामोश रहना ही सही समझा। डीन साहब बलवंत की ओर देखते हुए कहने लगे, मेरे दोस्त, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं एक जादूगर के रूप में पूरी तरह से विफल रहा हूं। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बलवंत ने उदास होकर दुख के साथ अपनी बात कही। दानिश, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? डीन साहब ने दानिश की ओर देखते हुए प्रश्न किया। दानिश पहले से ही गंभीर पूर्वक रूप से घायल है और अब उसे डीन अरुण की भव्य उपस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए यह स्थिति लगभग इतनी मुश्किल भरी थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। दानिश ने पीड़ित स्वर में कहा, मैं मरना नहीं चाहता। डीन अरुण ने एक लंबी आह भरी और बहुत देर तक खामोश रहे और साथ ही साथ सभा के बाकी के 5 सदस्यों की ओर देखने लगे। थोड़े समय के बाद डीन साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सभा के 5 सदस्यों को देखते हुए बोले, बलवंत ने भले ही गलत रास्ता चुना हो, लेकिन मेरा मानना है कि उसने वास्तव में कोई गंभीर अपराध नहीं किया और जादू के क्षेत्र में उसका अनुभव और ज्ञान मूल्यवान और प्रभावशाली है। मैं उसके मानव को हमेशा के लिए नष्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं, ताकि वो कभी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए। मगर सजा के रूप में मैं बलवंत को अजूरा के टावर में कैद करवाना चाहूंगा। अजूरा का टावर ईस्ट कोव जादुई विद्यालय का कैद खाना है, जहां विद्यालय के उन जादूगरों को कैद किया जाता था जिन्होंने किसी भी तरह का अपराध किया हो। डीन साहब दानिश और शाहिद की ओर देखते हुए कहने लगे, दानिश की सजा यह होगी कि हम उसकी शक्तियां छीन लेंगे और उसे कोव गांव भेज देंगे। कोव गांव की अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि दानिश के साथ क्या किया जाना चाहिए। और रहा नेक्रोमैंसर जादूगर शाहिद का सवाल, तो मैं उसे क्रूरतम अपराधों का दोषी मानता हूं, जिस कारण मैं उसकी सजा के रूप में अग्नि हवन कुंड की सजा का प्रस्ताव रखता हूं। डीन साहब की बात सुनने के बाद सभा के 5 सदस्य विचार विमर्श करने लगे। उनमें से कुछ ने बलवंत की सजा को बहुत नरम समझा, क्योंकि ये स्पष्ट सबूत है कि उसने वास्तव में विद्यालय के एक तांगे वाले की हत्या की थी। फिर भी उनमें से किसी ने भी इस बात को नहीं उठाया, क्योंकि वे डीन साहब को नाराज नहीं करना चाहते हैं। साथ ही बलवंत भी आखिरकार उन सभी लोगों के सहयोगी थे और उनके द्वारा किए गए सभी अपराधों के बावजूद भी कोई भी उन्हें कठोर सजा देने को तैयार नहीं है। बहुत समय तक विचार विमर्श करने के बाद सभा के दूसरे शक्तिशाली जादूगर गिरीश जी सभा के निर्णय की घोषणा करने के लिए खड़े हुए। जादूगर गिरीश डीन साहब की ओर देखते हुए कहने लगे, डीन साहब, हम सभी आपके निर्णय से सहमत हैं। मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था और केवल विद्यालय के उच्चतम अधिकारी ही फैसला ले सकते हैं। हुमैरा और लक्ष्य खामोश खड़े होकर सब कुछ सुन रहे हैं। लाजमी है कि वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। फैसला हो जाने के बाद बदलाव की कोई भी संभावना नहीं है। बलवंत ने अपना सिर शर्म और शर्मिंदगी के कारण झुका लिया। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कोई नहीं जानता कि इस समय उनके दिमाग में क्या विचार पनप रहे हैं। दानिश की आंखें तब तक बेजान हो चुकी थी और जल्द ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक शाहिद की बात है, तो वो पूरी घटना के दौरान खामोश रहे। वो जानते हैं कि उनकी आत्मा हवन कुंड में गंभीर रूप से घायल होकर नष्ट हो जाएगी और जिस पल हुमैरा ने उन्हें घायल किया था, तभी से वे बेजान हो चुके थे और सारी उम्मीदें खो चुके थे। डीन साहब हुमैरा और लक्ष्य की ओर देखने लगे और उनके आम तौर पर गंभीर चेहरे पर इस समय गर्व की भावना झलकी। उन्होंने मुस्कुराते हुए और बड़े विनम्र स्वर में मीरा और लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों ने विद्यालय के भीतर छिपे अंधेरे को उजागर करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था और तुमने विद्यालय के नाम और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जिस तरह से सावधानी पूर्वक रूप से काम किया है, जिस तरह से तुमने साहस, बहादुरी और बुद्धि दिखाई है, उसके लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। डीन साहब के विशिष्ट पुरस्कारों का खुलासा करने के बाद लक्ष्य मन ही मन काफी खुश नजर आने लगा। लक्ष्य को इस मिशन के इनाम के रूप में 5000 सोने के सिक्के मिले। इसके अलावा लक्ष्य को थोरियम के 100 पीस भी मिले। जब लक्ष्य फिर से जादुई ज्ञान हासिल करने की शुरुआत करेगा, तब इन सभी जादुई सामग्रियों के साथ लक्ष्य को अपने जादू के फाउंडेशन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। डीन साहब लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, हालांकि तुम इतने कम समय में और छोटी सी उम्र में लेवल 4 पर पहुंच चुके हो, फिर भी तुम्हें एक युवा जादूगर का दर्जा ही दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना, समझना है और अधिक ज्ञान हासिल करना है। यदि तुम चाहो तो अपने गुरु के रूप में किसी भी एक मास्टर जादूगर को चुन सकते हो। तुम्हें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम सभी से बात कर सकते हो और जब तुम्हें इनमें से कोई पसंद आ जाए, तब निर्णय ले लेना। इन शब्दों को सुनकर लक्ष्य उत्साहित हो गया।
इसी तरह हॉल में मौजूद उस्तादों की भी आंखें चमकने लगी। उनमें से हर एक लक्ष्य को अपने शिष्य के रूप में अपनाने को तैयार है। 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में लेवल 4 का जादूगर बनना एक चमत्कार नहीं हो सकता है। यह छात्र की मेहनत को भी दर्शाता है। साथ ही एक ऐसे छात्र को विद्वान, ज्ञानी और बुद्धिमान जादूगर भी माना जाएगा, जो शायद हर सदी में एक बार ही जन्म ले। दक्षिण इलाके का जादूगर वजीर भी इस विलक्षण प्रतिभा की तुलना नहीं कर सकता है। शायद यही वो व्यक्ति होगा जो महान जादूगर बिरजू महाराज की शानदार उपलब्धियों को दोहराएगा और शक्ति प्राप्त करके शिखर तक पहुंच जाएगा। यदि उन्हें भविष्य में एक महान महाजादूगर के शिक्षक के रूप में जाना जाए तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हालांकि लक्ष्य ने पहले ही निर्णय ले लिया। क्या मैं किसी भी शिक्षक को चुन सकता हूं? लक्ष्य ने डीन साहब की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ प्रश्न किया। डीन साहब ने लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ समझाते हुए कहा, तुम किसी को भी चुन सकते हो। वो शिक्षक कोई भी हो सकता है। यदि तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ और तुम उसके साथ बेहतर महसूस करते हो, तो ये भी जरूरी नहीं कि तुम किसी ऐसे शिक्षक को चुनो जो सभा के सदस्य ही हों। मगर ये सभी मास्टर जादूगर शिक्षक निश्चित रूप से अच्छे विकल्प हैं। डीन साहब खुद भी लक्ष्य को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। हालांकि विद्यालय के डीन के रूप में उन्हें 6 सदस्यीय सभा के लोगों को मौका देने के लिए पीछे हटना पड़ा। लक्ष्य ने विनम्रता के साथ कहा, जादूगरनी मीरा मेरी काफी मदद करती आई हैं। उन्होंने मेरे कई सवालों का जवाब भी अब तक बहुत ही अच्छे से दिया है और मैं इन्हीं की बदौलत जादू के प्रति अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर पाया हूं। छोटा मुंह बड़ी बात, मगर जादूगर बलवंत केवल मेरे नाम के शिक्षक रहे। मैंने जो कुछ भी सीखा है मीरा जी से सीखा है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। नेक्रोमैंसर जादूगर से लड़ते समय उन्होंने लेवल 6 के जादुई श्राप का इस्तेमाल भी किया था, तो अब वो लेवल 6 की जादूगरनी बन चुकी हैं। इसीलिए मैं मीरा जी का शिष्य बनना पसंद करूंगा। क्या लक्ष्य और हुमैरा की साझेदारी अब शिक्षक और छात्र के रूप में देखने को मिलेगी, या उसे किसी और को चुनना पड़ेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यह निर्णय लक्ष्य ने विभिन्न कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद लिया। मेरा बिना किसी जानकारी को छुपाए अपना सारा ज्ञान और अनुभव निश्चित रूप से उसके साथ बांटेगी। इसके अलावा वो डीन साहब की सबसे चहेती शिष्य भी थी और शिक्षक भी है। और अगर हुमैरा के पास लक्ष्य के किसी भी सवाल या समस्या का जवाब नहीं होता, तो वो स्वाभाविक रूप से डीन साहब से संपर्क करती। इस प्रकार लक्ष्य को 2 शक्तिशाली और मजबूत जादूगरों के ज्ञान से लाभ होगा। लक्ष्य की बातें सुनकर डीन साहब मुस्कुराने लगे। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने तुरंत ही लक्ष्य की योजना को समझ लिया। हालांकि अन्य सभी मास्टर शिक्षकों की उपस्थिति में वो फौरन ही सहमति नहीं दर्शा सकते हैं। डीन साहब ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम मीरा के अलावा किसी और को अपना शिक्षक बनाना चाहोगे? मास्टर गिरीश मिश्रित जादू की श्रेणी में बहुत कुशल है। मास्टर फरहान को अग्नि एलिमेंटल जादू के क्षेत्र में महारत हासिल है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में उनसे उत्तम कोई नहीं है। मास्टर वसीम को जादुई अस्त्र शस्त्र और हथियार तैयार करने में महारत हासिल है। जब भी डीन साहब उन विशिष्ट गुरुओं के आला क्षेत्र का परिचय दे रहे होते, तो लक्ष्य सम्मान पूर्वक रूप से उनके आदर में झुकते जाता। जब उन्होंने सभी से लक्ष्य को परिचित करवाया, लक्ष्य ने अपनी बात रखनी चाहिए। लक्ष्य डीन साहब की ओर देखते हुए कहने लगा, मेरी जादू की नींव अभी भी बहुत कमजोर है। जब मुझे लगेगा कि मैं अगले लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार हूं, तो मैं निश्चित रूप से बाकी के मास्टर शिक्षकों से इस बारे में बात करूंगा। लक्ष्य ने सभा के 5 मास्टर शिक्षकों को देखते हुए विनम्रता के साथ कहा, जब वो समय आएगा तो कृपया मुझे अपनी शरण में शामिल कीजिएगा। हालांकि लक्ष्य ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अपना निर्णय नहीं बदलना चाहता है, फिर भी उसने अपने विकल्प खुले रखे। वो जानता है कि अन्य गुरुओं का ज्ञान भी अत्यंत मूल्यवान है और इससे उसे जादू के शिखर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लक्ष्य ने पहले ही अपनी पसंद से अपने लिए शिक्षक चुन लिया है, जिस कारण बाकी गुरुओं की नजरें मीरा पर टिक गईं और वे सभी उसे जलन और ईर्ष्या के साथ देखने लगे। लक्ष्य के प्रभावशाली वक्तृत्व कौशल का प्रभाव डीन अरुण पर भी पड़ा और वो इसी सोच में पड़ गए कि भले ही लक्ष्य जवान क्यों ना हो, मगर उसे बातें बनाना खूब आता है और उसे ये भी पता है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। जब से डीन साहब ने सुना कि कैसे लक्ष्य ने दानिश के हमलों को संभाला, वो लक्ष्य से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी आंखों से दानिश की हालत भी देखी है। साथ ही जब उन्होंने देखा कि लक्ष्य विद्यालय के दिग्गजों के आगे काफी शांत रहा है, तो उन पर लक्ष्य के चरित्र का और भी अच्छा प्रभाव पड़ा। साथ ही लक्ष्य के प्रति उनकी रुचि काफी बढ़ने लगी। डीन साहब इसी सोच में पड़ गए कि जिस दानिश पर कभी उन्हें गर्व हुआ करता था, वो उतना भी खास नहीं है।
डीन साहब को ऐसा महसूस हुआ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ सालों के बाद ये जवान बच्चा विद्यालय के मुख्य सदस्यों में से एक होगा। डीन अरुण ने इतने वर्षों में कई शिष्यों को आते जाते देखा था। लक्ष्य ने उन्हें एक दूसरे युवक की याद दिला दी जिसे उन्होंने कुछ सालों पहले देखा था। उस युवक के बाल सिल्वर रंग के थे और वो काफी दुबला पतला था। वो दिखने में काफी अच्छा था और वो निएंडरथैलेंसिस का वंशज है। उसका नाम है वजीर और वो दक्षिणी इलाके में व्यापारियों के आजाद संगठन के राज्य का रहने वाला एक जवान जादूगर है। निएंडरथैलेंसिस प्रजाति के लोग उनकी जादुई प्रतिभा के लिए जाने माने जाते हैं। डीन साहब ने लक्ष्य की ओर संतुष्टि से देखते हुए आह भरते हुए कहा, यह समय नई पीढ़ी के लोगों का है। यदि लक्ष्य को पता होता कि डीन साहब वजीर के बारे में इतनी बेहतरीन सोच रखते हैं तो वो निश्चित रूप से हंस देता। जितना लक्ष्य को वजीर के बारे में पता है उसके अनुसार वजीर को उसके टाइमलाइन के एक विलक्षित व्यक्ति और जादूगर के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि उसका त्रुटिपूर्ण और अलग व्यक्तित्व अंततः भविष्य में उसके निधन का कारण भी बनेगा। देवता गेम में केवल एक ही सच्चा प्रतिभाशाली जादूगर था और वर्तमान में उसे कोई नहीं जानता है। वो व्यक्ति और जादूगर है आधा इंसान और आधा एल्फ, इलियास। डीन साहब लक्ष्य और हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगे, तुम दोनों काफी थक चुके होगे, जाओ और आराम करो। उनके इतना कहते ही लक्ष्य और हुमैरा सत्य के हॉल से चले गए। चूंकि अब लक्ष्य आधिकारिक तौर पर हुमैरा का शिष्य है तो वो हुमैरा के साथ उसकी मीनार में ही चला गया। हुमैरा ने स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत किया और अपनी मीनार की तीसरी मंजिल में उसने लक्ष्य के रहने का प्रबंध करवाया। ये कमरा काफी बड़ा है और ऐशो आराम की सभी चीजें इसमें मौजूद हैं। हुमैरा की मीनार बलवंत की मीनार से काफी छोटी है। उसकी मीनार में केवल 4 मंजिलें हैं और तीसरी मंजिल पहले से ही मीनार की कोर लेयर है। इसी मंजिल में मीनार का सबसे बड़ा एलिमेंटल पूल भी मौजूद है। मीनार की चौथी मंजिल पर हुमैरा रहती है। लक्ष्य ने तीसरी मंजिल में रहने से इनकार कर दिया और इलियास के साथ ही दूसरी मंजिल पर रहने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद लक्ष्य ने इलियास से इस खुशखबरी का जिक्र किया कि वो भी अब से मीरा का शिष्य बन चुका है। इलियास ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठा। इलियास इस बात को सोचकर ही काफी खुश हुआ कि अब उसे और लक्ष्य को एक दूसरे से मिलने के लिए बगीचे में नहीं जाना होगा और वे दोनों एक दूसरे से जब चाहे तब एक दूसरे के कमरे में मिल सकते हैं, साथ साथ पढ़ लिख सकते हैं और अपने अपने ज्ञान और अनुसंधानों के बारे में एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। हालांकि इलियास लक्ष्य की जादुई शक्तियों से हैरान रह गया। लक्ष्य ने पहले ही हुमैरा द्वारा दिए गए पंखों के प्रभाव को खुद पर से रद्द कर दिया था। कारणवश इलियास लक्ष्य के शक्तिशाली माना की शक्ति को महसूस कर पा रहा है। जब इलियास को इस बात का एहसास हुआ तो वो हैरान भी रह गया, मगर उसे इस बात से काफी राहत भी मिली कि लक्ष्य को उसके माना की समस्या का समाधान मिल चुका है। इलियास को हमेशा महसूस होता था कि लक्ष्य के पास उसके ज्ञान के बराबर माना नहीं है, मगर अब उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इलियास को सब कुछ सही लगने लगा था। हालांकि इलियास के मन में लक्ष्य के लिए थोड़ी ईर्ष्या की भावना भी जागी, मगर लक्ष्य अभी भी इलियास से वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा उसने अतीत में किया था। इस प्रकार इलियास को काफी राहत महसूस हुई। लक्ष्य को हुमैरा की मीनार में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ था कि यहां समय कितनी तेजी से बीतता है। लक्ष्य मूल रूप से शैतानी कालमणि को हुमैरा को सौंपना चाहता था, लेकिन वो इस पूरे हफ्ते जादुई ज्ञान और अनुसंधानों में इतना व्यस्त था कि उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही लक्ष्य ने इस पूरे हफ्ते अपना ज्यादातर समय हुमैरा के जादुई किताबों के बड़े से कलेक्शन को पढ़ने में बिताया था। जब भी लक्ष्य के पास समय होता वो अपने निबंध पर काम करता, साथ ही एलिमेंटल पूल में जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों पर अनुसंधान भी किया करता। इन्हीं सब चीजों के कारण उसके ज़हन से शैतानी कालमणि को हुमैरा को सौंपने की बात निकल गई। हुमैरा के पास अधिक शिष्य नहीं है और उन शिष्यों में से केवल 2 ही आधिकारिक जादूगर शिष्य हैं, इलियास और लक्ष्य। इलियास और लक्ष्य ने आपसी सहमति से एलिमेंटल पूल को इस्तेमाल करने का समय बांट लिया, जिसके बाद लक्ष्य को अपने जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों पर अनुसंधान करने के लिए प्रतिदिन 3 घंटे का समय मिला। एलिमेंटल पूल का इस्तेमाल करने के दौरान लक्ष्य ने 1 हफ्ते में 3 सुप्रीम जादुई स्किल में महारत हासिल कर ली। 3 सुप्रीम जादुई स्किल में से 2 सामान्य रूप से शक्तिशाली हैं, मगर तीसरा सुप्रीम जादुई स्किल अत्यंत रूप से शक्तिशाली है और साथ ही ये जादुई तंत्र मंत्र या श्राप जंतरमयी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। जब से लक्ष्य ने कुहासे की घाटी में जादुई श्राप कांच के गोले का लगातार इस्तेमाल किया था, तभी से उसके मन में जंतरमयी परिस्थिति के प्रति काफी रुचि जाग गई थी। जब वो अपने अनुसंधान में व्यस्त था तभी उसके मन में एक विचार पनपा, तो उसने अपने विचार को विस्तार पूर्वक रूप से पढ़ाने का निर्णय लिया था।
लक्ष्य ने पहले से ही इस जादुई तंत्र मंत्र या श्राप के फॉर्मेशन और माना की प्रवाह के बारे में आवश्यक चीजों पर ध्यान देने की शुरुआत कर दी थी, और सभी चीजों पर सोच विचार करने के बाद ही उसने अपना निर्णय लिया था, जिसके बाद सभी चीजें एलिमेंटल पूल पर निर्भर करती, और सफलता पाने के लिए उसे बस इस जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का परीक्षण एलिमेंटल पूल के जरिए से करना था। लक्ष्य ने कमरे के बाहर परेशान न करें का साइन लगा दिया और फिर उसने अपने अनुसंधान की शुरुआत की। इसी बीच ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के कुछ जादूगर युद्ध में भाग लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। युद्ध में जाने वाले जादूगरों के समूह में कुल मिलाकर 130 जादूगर मौजूद हैं, जिनमें से जवान जादूगरों की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी और बड़े जादूगर लगभग 40 वर्ष तक के होंगे। इन सभी जादूगरों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर लेवल 4 का है, जो कि डीन साहब का शिष्य है और उसका नाम है फैसल, और वो जादूगरों की सेना का सेनापति भी है। जादूगरों के समूह का लगभग 2/3 हिस्सा मिड लेवल के नौसिखिए जादूगर शिष्यों से भरा हुआ है। उनमें से अधिक नौसिखिए जादूगर शिष्यों के पास जादुई शक्तियों की सीमित प्रतिभा है और उनके आधिकारिक रूप से जादूगर बनने की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है। वो केवल युद्ध से कुछ योग्यता हासिल करने की ही कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए से उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद है। ऐसे जादूगरों में से एक नाम मनोहर का है, जो कि बलवंत की मीनार में रहने वाला है। मनोहर हैरानी के साथ तांगे में सवार हो गया। कई जादूगर सेना में शामिल होकर विद्यालय छोड़ चुके थे। हालांकि लक्ष्य ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मिड लेवल के एलिमेंटल पूल में व्यस्त है। वो कुशलता से जादुई यंत्र में हेरफेर करते हुए जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों के अनुसंधान में लीन है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एलिमेंटल पूल का स्वरूप एक पूल जैसा ही दिखता है। कमरे में 5 तरह के एलिमेंटल पूल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 मूल तत्व मौजूद हैं: मेटल, लकड़ी, जल, अग्नि और धूल मिट्टी। प्रत्येक तत्व अलग अलग रंगों के हैं और इन सभी एलिमेंटल पूल पर जादू यंत्र लगे हुए हैं, जो इन्हें नियंत्रित रूप से संभालते हैं और इन पर नियंत्रण बनाए हुए इन एलिमेंटल पूलों पर संयम रखे हुए हैं। विशाल कमरे के पेरीमीटर तक ये सभी एलिमेंटल पूल फैले हुए हैं। जैसे ही बहते माना के प्रवाह के जरिए से एलिमेंटल पूलों पर लगे यंत्र एक्टिव होंगे, तुरंत ही कमरे के भीतर लेवल 5 की जादुई बांध एक्टिवेट होकर तैयार हो जाएगी। लक्ष्य के इर्द गिर्द एक पतली सी बांध बनी और वो ट्रांसलूसेंट रोशनी की किरणों के सहारे से ढका हुआ है। बांध की पतली परत भले ही बांध को कमजोर दर्शाती हो, लेकिन ये बांध इतना शक्तिशाली है कि लक्ष्य लेवल 5 तक के सभी जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों से सुरक्षित रहेगा। यदि इस समय लक्ष्य पर लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले के जरिए से हमला किया गया तो भी वो सुरक्षित ही रहेगा। लक्ष्य के पास इच्छा अनुसार इन 5 तत्वों में हेर फेर करने की शक्ति है और ऐसा वो जादुई यंत्रों पर नियंत्रण बनाकर कर सकता है। लक्ष्य ने अपने माना को इन सभी यंत्रों में समाने की शुरुआत कर दी। अब तक उस दिन से 1 सप्ताह बीत चुका है जब लक्ष्य पर माना के काढ़े की औषधि का जहर फैला था, मगर अब वे सभी लक्षण लक्ष्य पर से मूल रूप से गायब हो चुके थे। इस प्रकार लक्ष्य अब बिना रुके अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। क्या लक्ष्य कर पाएगा मौलिक रूप से इस श्राप में महारत हासिल? युद्ध में गए हुए जादूगरों का सफर और युद्ध कैसा होने वाला है, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नियंत्रण करने वाले जादू यंत्रों ने लक्ष्य के बहते माना को बांध से बाहर निकालकर कमरे के बीच में एकत्रित किया, जिसके बाद लक्ष्य अपने माना पर नियंत्रण बनाकर इच्छा अनुसार किसी भी जादुई तंत्र मंत्र या श्राप के स्ट्रक्चर को तैयार कर सकता है। फिलहाल वो जादुई श्राप आग के गोले के साथ अपने अनुसंधान की शुरुआत करने वाला है। लक्ष्य ने भले ही इस जादुई श्राप का इस्तेमाल गुलाल बाग शहर से लेकर अब तक न जाने कितनी बार ही किया होगा, मगर वो अभी भी इसके स्ट्रक्चर को सीखने में असमर्थ रहा है। लक्ष्य को लेवल 4 तक पहुंचने के लिए 60 ओम पॉइंट्स का इनाम भी मिला था। और तो और आग के गोले का स्ट्रक्चर इतना जटिल है कि इतने कम समय में वो केवल इस जादुई श्राप के बेसिक वर्जन में ही महारत हासिल कर पाया। चूंकि लक्ष्य बिना जादुई छड़ी के जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा हुआ है, कारणवश उसे जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद उसके असर होने तक के समय तक रुकना पड़ रहा है। साथ ही लक्ष्य ने श्राप के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी किया है।
जिस वजह से श्राप का इस्तेमाल करने और उसका असर होने में 3.5 सेकंड का समय लग रहा है। जैसे ही जादुई श्राप आग के गोले का स्ट्रक्चर पूरा होता, वातावरण में मौजूद आग के तत्व स्ट्रक्चर में समाने लगते। लक्ष्य के नियंत्रण में ये तत्व धीरे धीरे स्ट्रक्चर में समाते चले जा रहे हैं और जैसे ही स्ट्रक्चर और तत्वों का मिश्रण पूरा हुआ, आग का गोला भी तैयार हुआ। इस समय प्रयोग अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए लक्ष्य का अग्नि के तत्वों पर नियंत्रण अभी भी बहुत सीमित है। इस वजह से परिणामी आग के गोले की विस्फोटक शक्ति इसकी पूरी क्षमता का केवल 10वां हिस्सा थी। जैसे ही लेवल 4 के श्राप आग के गोले का स्ट्रक्चर पूरा हुआ, लक्ष्य ने आग के गोले का इस्तेमाल कर दिया और एक जोरदार विस्फोटक आवाज कमरे में गूंजी, जिसके बाद बिजली के झटके वातावरण में फैलने लगे। क्योंकि लक्ष्य बांध से घिरा है तो वो सुरक्षित है। अब तक सब कुछ लक्ष्य के मंसूबे के अनुसार ही चलता रहा है, मगर अचानक ही 1 सेकंड के बाद कुछ अजीब हुआ। जब आग का गोला विस्फोट हुआ तब वातावरण में माना का भारी भरकम उतार चढ़ाव हुआ और जैसे ही पहले विस्फोट का असर खत्म हुआ, दूसरे आग के गोले का स्ट्रक्चर तैयार होने लगा और नए स्ट्रक्चर में वातावरण में मौजूद आग के तत्व तेजी से समाने लगे। इस बार इस प्रक्रिया में पहले से कम समय लगा। लक्ष्य के लिए ये एक रहस्य की बात बन गई, क्योंकि उसने दूसरी बार श्राप का इस्तेमाल किया ही नहीं था। उसने तो बस जादुई यंत्र पर माना के बहती प्रवाह के जरिए से नियंत्रण बनाए हुए रखा था। नया वाला आग का गोला भी धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिसके बाद 1 सेकंड के अंदर ही तीसरा आग का गोला तैयार हुआ। लक्ष्य का ये अनुसंधान सफल रहा और लक्ष्य इस सफलता के कारण खुशी से हंसने लगा। उसी समय गेम के इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन का पॉपअप आया, जिसके जरिए से लक्ष्य को नोटिफिकेशन की जानकारी मिली। खिलाड़ी ने एक नए सुप्रीम जादुई स्किल में महारत हासिल की है। इस कार्य के लिए खिलाड़ी को 10 होम पॉइंट्स का इनाम मिलता है। कृपया इस नए जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का नामकरण करें। लक्ष्य गेम के सर्वर सिस्टम से कहने लगा, मशीन गन। एक बार फिर से गेम के इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन प्रकट हुआ और सर्वर सिस्टम के जरिए से लक्ष्य को इसकी जानकारी मिली। नए जादुई श्राप के नामकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक रूप से पूरी हो गई है। मशीन गन जनरल सुप्रीम जादुई स्किल, स्कोप लेवल 5 और उससे नीचे के सभी लेवलों के जादुई तंत्र मंत्र और श्राप। प्रभाव, जादूगर को एक प्रकार के जादू को निकट उत्तराधिकार के साथ जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। जादूगर को केवल एक बार ही जादुई तंत्र मंत्र या श्राप के स्ट्रक्चर को तैयार करना होगा, जिसके बाद माना के अवशेष से उसी जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का असर लगातार होता रहेगा। असल जंतरमयी परिस्थिति में जादुई यंत्र पर जादूगर की आत्मा का उत्कीर्णन शामिल होता है, जो निसंदेह रूप से एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि एक भी गलती आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। वास्तव में इस विषय से जुड़े ज्ञान के हिस्से कथित तौर पर इतने बुरे हैं कि इसे नकारात्मक जादू के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लक्ष्य का जादुई कौशल अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। उसकी जादुई तकनीक केवल वास्तविक चीज की परछाई है और जंतरमयी परिस्थिति का वर्णन करने वाले सिद्धांतों के कुछ हिस्सों का केवल एक अनुप्रयोग है। इस सुप्रीम जादुई स्किल के सहारे से केवल पहली बार जादुई तंत्र मंत्रों या श्रापों का इस्तेमाल करने हेतु स्ट्रक्चर को तैयार करना होगा और पहले इस्तेमाल के बाद से इसका असर अपने आप ही होता चला जाएगा। कारणवश इसमें काफी समय बचेगा। जादुई तंत्रों मंत्रों या श्रापों का लेवल जितना हाई होगा, उतनी तेजी के साथ असर करेगा और यदि इसकी तेज रफ्तार को देवांश मणि के साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी संभावना अधिक है कि जादुई तंत्रों मंत्रों या श्रापों का असर लगातार दिखता रहेगा। लक्ष्य मन ही मन कहने लगा, तकनीक वाकई बेहद ही कमाल की है, इससे मुझे लड़ाइयों में काफी मदद मिलेगी। लक्ष्य को इस बात का भी अंदाजा हो गया कि देवांश मणि के सहारे से वो आग के गोले के जरिए से पलक झपकते ही हमला कर सकता है और यदि वो जादुई श्राप कांच के गोले का इस्तेमाल करे तो बिना ज्यादा माना खर्च किए वो लगातार इस श्राप के सहारे से दुश्मनों पर हमला करता चला जाएगा। इस सुप्रीम जादुई स्किल की मदद से कोई भी उसे आसानी से हरा नहीं पाएगा। साथ ही बड़े तादाद के साथ यदि वो अकेले भिड़ेगा तो भी उसे काफी मदद मिलेगी। लक्ष्य ने मनी मन सोचा कि जैसे ही वो इसमें महारत हासिल करेगा, बेहतर बनता चला जाएगा। इस सुप्रीम जादुई स्किल का इस्तेमाल वो बड़े ही आराम से कर पाएगा। ये उसके बाएं हाथ का खेल होगा। उसके बाद लक्ष्य ने मशीन गन की सुप्रीम जादुई स्किल की मदद लेकर उन सभी जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की जिनमें उसे महारत हासिल है और उसने अगले 5 घंटे तक इसका प्रयास जारी रखा, जिसके बाद वो सुप्रीम जादुई स्किल की शक्ति से बखूबी वाकिफ हो गया।
कड़ी मेहनत के बाद लक्ष्य एलिमेंटल पूल के कमरे से अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। इस समय उसे पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने सोचा कि वो हुमैरा के पास जाएगा। उसके मन में अभी भी हुमैरा की बात बैठी हुई थी। लक्ष्य मन ही मन खुद से कहने लगा, मुझे हुमैरा जी के पास से कुछ जादुई सामग्रियां खरीद कर अपने लिए कोई नया जादुई शस्त्र तैयार करना चाहिए। लक्ष्य के दिमाग में पहले से ही एन्चेंटमेंट जादुई शस्त्र तैयार करने का विचार पनप रहा है और इस समय उसके पास 5,000 सोने के सिक्के भी हैं, जो उसे इनाम स्वरूप डीन साहब से मिले थे। तो उसे नया जादुई शस्त्र तैयार करने का ये सही समय और मौका लगने लगा। लक्ष्य ने जादुई तंत्र मंत्र का सहारा लेकर जादुई आईना तैयार किया और उसमें अपना हुलिया देखने लगा। अपने हुलियों को सुधारने के बाद वो मीनार की चौथी मंजिल में हुमैरा के कमरे के पास पहुंचा। लक्ष्य ने हमेशा की तरह धीरे से दरवाजे को खटखटाया और धैर्यपूर्वक रूप से दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा, मगर उसे पहली बार इतना इंतजार करना पड़ रहा है। जब लक्ष्य दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था, तब उसे ऐसा लगा कि शायद हुमैरा बाहर गई होगी, मगर यह बात उसे काफी अजीब लगी, क्योंकि हुमैरा बहुत कम ही बाहर जाया करती है और यदि बाहर जाती भी है तो बिना बताए बाहर नहीं जाती है। लक्ष्य कमरे के बाहर से लौटने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा खुला और हुमैरा की आवाज आई, लक्ष्य अंदर आ जाओ और हॉल में मेरा इंतजार करो, मैं नहा रही हूँ। लक्ष्य को पूरे 2 मिनट तक दरवाजे के खुलने का इंतजार करना पड़ा था। हुमैरा की बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि वो गलत समय पर उससे मिलने आया है, मगर चूंकि अब वो आ ही गया है तो उसने हुमैरा से मिलने के लिए इंतजार करना ही बेहतर समझा। वो हॉल में दाखिल हुआ और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद लक्ष्य किताबों से भरी अलमारी के पास जा पहुंचा और उन किताबों को देखने लगा। उन किताबों में से एक किताब का नाम उसे थोड़ा मजेदार लगा, तो उसने वो किताब पढ़ने के लिए बाहर निकाली। इस किताब का नाम है रेयूनिक व्हील स्टैकिंग। लक्ष्य खामोश होकर एक जगह पर बैठकर इस किताब को पढ़ने लगा। रेयूनिक व्हील्स सभी लेवलों के प्रत्येक जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों के बेसिस हैं। लक्ष्य द्वारा तैयार की गई जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ का आविष्कार भी रेयूनिक व्हील्स पर ही आधारित है। रेयूनिक व्हील्स का विषय इतना गहरा और क्षमता से भरा हुआ है कि यह क्षेत्र जादू के अध्ययन का लगभग एक अलग शाखा बन चुका है। लक्ष्य को जादू के विषय में इस प्रकार के मॉड्यूलर थ्योरियों में बहुत रुचि है और उसने अपने निबंध और अपने प्रयोगों में इस विषय पर अपना अधिक समय दिया है और साथ ही उसने इस विषय में अपनी अच्छी खासी ऊर्जा खर्च की है। इस पाठ्य पुस्तक में रेयूनिक व्हील्स के दोहन की कई तकनीकों का वर्णन किया गया है। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद इस विषय के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगी और वो इस किताब को पढ़ने में इतना लीन हो गया था कि उसे समय का पता भी नहीं चला। लक्ष्य पूरी तरह से किताब में डूबा हुआ था, मगर एक आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। वो आवाज पास से ही आई थी और जब लक्ष्य ने हॉल में नजरें घुमाई तब उसकी नजर हुमैरा पर पड़ी, जो कि अभी अभी हॉल में नहा धोकर आई है। हुमैरा ने एक सफेद रंग का सिल्क से बना हुआ बाथरोब पहना हुआ है, जो उसके सुंदर बदन से चिपका हुआ है और ये रोब उसके सुंदर कर्व्स को और भी निखार के साथ नजाकत से दर्शा रहा है। हुमैरा को इस तरह से देखकर लक्ष्य के दिमाग में अचानक ही हुमैरा के नग्न शरीर का दृश्य घूमने लगा, मगर उस समय वो स्थिति गंभीर थी और लक्ष्य ने पल भर के लिए ही हुमैरा को उस अवस्था में देखा था, जिसके बाद उन दोनों ने इस बारे में उतना कुछ नहीं सोचा था। मगर अब चीजें काफी बदल गई हैं। हुमैरा से जो लक्ष्य को वरदान मिला है, उसके बाद उन दोनों के बीच आत्माओं के जरिए से एक अटूट संपर्क बन गया है और उनके बीच रूह के कनेक्शन के जरिए से एक रिश्ता बन गया है। हुमैरा ने लक्ष्य का घाव भरते समय उसका बहुत ध्यान रखा था। अब लक्ष्य हुमैरा को वैसी नजरों से नहीं देख सकता है और ना ही वो हुमैरा के प्रति ऐसे ख्यालों को अपने मन में पनपने दे सकता है। लक्ष्य के दिल में हुमैरा के लिए खास जगह बन गई है, जिसके बारे में वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। साथ ही वो संभावित रूप से इस बात से अनजान है और तो और लक्ष्य इस पल इस बात से बेखबर है कि उसकी नजरें हुमैरा पर ही टिकी हुई हैं और वो अपनी नजरें भी हुमैरा से हटाने में असमर्थ है। लक्ष्य ने जबरदस्ती मजबूर होकर हुमैरा पर से अपनी निगाहें हटाई और उससे नजरें चुराते हुए कहने लगा, मैडम जी, मैं एक गलत समय पर आपसे मिलने यहाँ चला आया, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी और समय या थोड़े समय के बाद आपसे मिलने वापस आऊंगा। लक्ष्य अपनी बात खत्म करके जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये उसके लिए एक मुश्किल भरी स्थिति है और उसका ध्यान पूरी तरह से जादुई शस्त्र पर से भटक कर हुमैरा पर आकर्षित हो गया है। वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यदि वो यहाँ रुक भी गया तो भी वो जिस काम के लिए हुमैरा से मिलने आया है वो पूरा नहीं होने वाला है। लक्ष्य की प्रतिक्रिया से हुमैरा चिंतित हो गई। फिर उसने अपने नम बालों पर एक जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर उन्हें सुखा लिया और कुर्सी पर बैठकर जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखते हुए अपने बालों को कंघी से झाड़ते हुए संवारने लगी। हुमैरा को महसूस हुआ कि उसे लक्ष्य से कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है।
वो अब उसका शिष्य है। साथ ही उन दोनों ने साथ में लड़ाई भी लड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य को स्वयं रोशनी के देवता ने चुना है। क्या लक्ष्य हुमैरा से कर पाएगा काम की बात? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हुमैरा ने लक्ष्य को रोकते हुए कहा, नहीं रुको, बतौर चुनिंदा व्यक्ति के रूप में भविष्य में तुम्हें अनगिनत प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति और भी बहुत कुछ चीजें। तुम्हें अभी से उनसे लड़ने और उनका सामना करने की शुरुआत कर देनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि तुम कैसे इन प्रलोभनों से खुद को सुरक्षित रख सकते हो। हुमैरा की बातें सुनकर लक्ष्य सोच में पड़ गया कि हुमैरा का सौंदर्य तो परी का है और वो उसके प्रति आकर्षित होता चला जा रहा है, तो फिर हुमैरा इतनी आसानी से उससे इस तरह से प्रलोभन का विरोध करने के लिए कैसे कह सकती है। जैसे ही ये विचार लक्ष्य के मन में पनपा, वो अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा। यदि इस समय लक्ष्य के सामने हुमैरा की जगह कोई और महिला होती तो उसे खुद को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रोशनी की देवदूत हुमैरा के आगे उसका मन कैसे नहीं मचलता। हुमैरा तो देवता गेम में भी काफी सुंदर दिखती थी और खिलाड़ियों ने उसे 4 महान सुंदरियों में से एक का दर्जा दिया हुआ था, तो फिर आखिर लक्ष्य पर उसकी सुंदरता का प्रभाव पड़ना तो लाजमी ही है। लक्ष्य हुमैरा से नजरें चुराते हुए कहने लगा, मैडम मुझे मेरी स्पष्टता के लिए माफ कीजिए, लेकिन हम नश्वर मनुष्यों में आत्मसंयम की एक सीमा होती है। लक्ष्य अपनी बात कहते कहते रुक गया और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए और शर्माते हुए उसने अपनी बात जारी रखी, आपका ये सौंदर्य उस सीमा में नहीं आता। हुमैरा उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा सी गई और उसके खूबसूरत गाल हल्के से लाल हो गए। फिर लक्ष्य ने हुमैरा की ओर देखते हुए कहा, देवताओं ने स्वयं शैतानों को न लुभाने की सलाह दी है। निश्चित रूप से एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रलोभन का सामना करने से बेहतर यही है कि खुद को उस प्रलोभन से दूर कर लिया जाए। लक्ष्य मास्टर जादूगर बलवंत के प्रलोभनों पर सोच विचार करने के बाद उनके भाग्य से प्रेरित होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। हुमैरा ने लक्ष्य की बात सुनकर अपनी सहमति जताते हुए अपना सिर हाँ के इशारे में हिला दिया। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, बहुत समझदारी की बात कही है तुमने, मगर क्या होगा यदि तुम इन प्रलोभनों से छुप नहीं पाए या इनसे खुद को दूर नहीं कर पाए? तब क्या तुम इन प्रलोभनों के आगे झुक जाओगे? लक्ष्य हुमैरा के इस सवाल से चौंका और मनी मन सोचने लगा कि अब क्या उसे हुमैरा से इस बारे में बात भी करनी पड़ेगी या इस बारे में उसे हुमैरा से बहस करनी पड़ेगी। लक्ष्य को अचानक ही दानिश का श्राप याद आ गया। दानिश ने उससे कहा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताएगा और इस श्राप की याद आते ही लक्ष्य ने गहरी आह भरी। लक्ष्य यही सोचने लगा कि शायद दानिश की बातों में सच्चाई होगी, वरना वो एक ऐसी स्थिति में जिसमें एक सुंदर परी उसके सामने खड़ी है जो कि अभी अभी नहा कर आई है, उसके साथ इस तरह की रूखी और उबाऊ बहस क्यों करता, जबकि उसे तो इस परी के साथ मन को लुभाने वाली बातें करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, लक्ष्य को एहसास हुआ कि वो अधिक सहज होने लगा है और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा है। लक्ष्य ने किताब बंद कर दी और हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, यदि इन प्रलोभनों से छुपने या इनसे दूर भागने का कोई रास्ता नहीं होगा तो हालात को मद्देनजर रखते हुए थोड़े समय के लिए उनके आगे घुटने टेक देना ही बेहतर है। जब कोई भी एक ही प्रलोभन का सामना बार बार करता है तो उस प्रलोभन के प्रति उसकी इच्छा कम होने लगती है और कुछ समय के बाद उसकी इच्छा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति उन प्रलोभनों से उदास या नाराज होने लगेगा या ऊब जाएगा जो कभी अतीत में उनके प्रति आकर्षित हुआ था। इस बार हुमैरा से बात करते हुए लक्ष्य ने उससे नजरें नहीं हटाई, बल्कि इस बार लक्ष्य हुमैरा के शरीर को मन भरकर देखने लगा। वो एक टक सिर से लेकर पैर तक हुमैरा को घूरते हुए देखने लगा। कभी उसकी नजरें हुमैरा की गर्दन पर होती, तो कभी बाथरोब से ढके सीने के उभारों पर, तो कभी उसके पैरों पर, तो कभी उसके चेहरे, माथे और होठों पर। जब लक्ष्य जाना चाहता था तो हुमैरा ने खुद ही लक्ष्य को रुकने के लिए कहा था, तो फिर लक्ष्य क्यों ही इस मौके का फायदा उठाने से पीछे हटता और क्यों ही वो उसे न देखता। लक्ष्य इस शानदार नजारे का आनंद ले रहा है, लेकिन जितना अधिक लक्ष्य हुमैरा को देखता गया उतना ही उसने महसूस किया कि हुमैरा और भी सुंदर दिखने लगी है। हुमैरा भले ही 35 वर्ष की है और उसका स्वभाव परिपक्व है, लेकिन उसकी त्वचा और अंग अभी भी काफी नाजुक और चमकदार लग रहे हैं। साथ ही उसके कर्व्स पहले से भी अधिक आकर्षक लगने लगे हैं।
हालांकि हुमैरा ने अपने सराफिक और सुरुचिपूर्ण स्वभाव को बनाए हुए रखा है, मगर इस समय वो लक्ष्य को कोई परी नहीं बल्कि मोहक शैतान के समान लग रही है। लक्ष्य की बातों और हरकतों से अब हुमैरा जरा असहज महसूस करने लगी। आखिर वो 100% देवदूत नहीं है, वो इंसान भी है। उसके परिपक्व स्वभाव के अलावा उसमें एक मानवीय स्वभाव भी मौजूद है। अब हुमैरा का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसके गाल इतने गुलाबी कि मानो ऐसा लग रहा है कि हुमैरा जाम के नशे में हो। हुमैरा विषय को बदलते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए जल्दबाजी में कहने लगी, तुम्हारी बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। भविष्य में मैं उन्हें ध्यान में रखूंगी। हुमैरा फिर थोड़ी देर के लिए खामोश रही और फिर लक्ष्य की ओर देखते हुए उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रश्न किया, अचानक ही इस तरह से मुझसे मिलने क्यों आए? सब ठीक तो है? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हुमैरा के सवाल ने लक्ष्य को उसकी अवस्था से बाहर निकाला और उसे लगा कि हुमैरा ने यह सवाल पूछकर उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो या उसके जलते हुए अरमानों पर पानी फेर दिया हो। लक्ष्य को अचानक ही याद आया कि वो हुमैरा से मिलने क्यों आया था। लक्ष्य ने हुमैरा की ओर देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा, मुझे कुछ जादुई शस्त्र तैयार करने हैं जिनके लिए मुझे कुछ सामग्रियों की जरूरत है। तो जो वादा आपने मुझसे किया था, क्या वो आप निभा पाएंगी? हुमैरा ने लक्ष्य पर एक नजर डाली। उसके हाव भाव थोड़े समय के लिए उसके असंतोष को दर्शाने लगे। उसके चेहरे पर असंतुष्टि की भावना नजर आई, मगर फिर भी उसने हमेशा की तरह आकर्षक बने रहने का निर्णय लिया। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, मुझे पता था कि तुम उसके बारे में नहीं भूलोगे। हाँ बिल्कुल, मैंने जो वादा किया था मैं उसे जरूर निभाऊंगी। मेरे साथ आओ। भले ही हुमैरा ने दावा किया था कि उसके पास जादुई उपकरणों का खजाना है, लेकिन उसके शानदार भंडारण का वास्तविक नजारा बेहद ही निराशाजनक है। लक्ष्य तो कुछ जबरदस्त चीजें देखने को तैयार था, लेकिन वास्तव में उसका सामना एक 3 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े बॉक्स से होने वाला है। ये बॉक्स इतना छोटा है कि इसे हुमैरा के पलंग के नीचे रखा जा सकता है और हुमैरा ने उसे वहीं रखा था। जब हुमैरा इस छोटे से बॉक्स को पलंग के नीचे से निकालने के लिए आगे झुकी, तब उसके पीछे खड़े हुए लक्ष्य के लिए हुमैरा पर से अपनी नजर हटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पतले से सिल्क के बाथरोब में हुमैरा के कर्व्स और भी खूबसूरत लगने लगे। मगर लक्ष्य ने मजबूर होकर अपनी नजरें हुमैरा से हटा ली। लक्ष्य ने कसम खाई कि वो फिर कभी इस तरह की स्थिति में खुद को नहीं पड़ने देगा। जब लक्ष्य की नजर उस छोटे से बॉक्स पर गई तो उसे जरा अजीब लगा और वो मन ही मन उदास हो गया। हुमैरा ने इस लकड़ी से बने हुए छोटे से बक्से को लक्ष्य के सामने खोल दिया। यह बक्सा कई सारे छोटे छोटे लकड़ी के बक्सों से भरा हुआ था। कुल मिलाकर इस छोटे से बक्से में 10 छोटे छोटे लकड़ियों के बक्सों की परतें बनी हुई हैं और बक्सा कम से कम ऐसे 100 लकड़ियों के बक्सों से भरा हुआ होगा। हुमैरा ने उन सभी बक्सों को भी खोल दिया और वो सभी के सभी बक्से ऊपर तक छोटी छोटी चीजों से भरे हुए हैं। उन बक्सों में जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उनका आकार मटर के दाने जितना होगा, जबकि इन बॉक्स में बड़ी से बड़ी चीज का आकार भी नवजात शिशु की उंगलियों के समान ही होगा। इन छोटे छोटे बक्सों में कीमती मेटल और लकड़ियां हैं जो कि किसी भी जादुई उपकरणों के निर्माण की बुनियादी सामग्री है। उनमें से कुछ सामग्रियों के नाम लक्ष्य को याद है, मगर उनमें से ज्यादातर चीजों को लक्ष्य ने आज से पहले देखा तक नहीं है। अगर कोई केवल इस बक्से में मौजूद चीजों की विविधता को देखे तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये जादुई वस्तुओं का बड़ा सा कलेक्शन है। हालांकि वस्तुओं की संख्या भी आश्चर्यजनक है। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, इस छोटे से बक्से पर मैंने एक ऐसे जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है जिसके प्रभाव से चीजें सिकुड़ जाती हैं, मगर ये एक डायमेंशनल स्टोरेज संदूक है और इन सभी छोटे छोटे बक्सों पर भी उसी जादुई तंत्र मंत्र का असर है। हुमैरा ने एक बक्से को लक्ष्य को दिखाया जिसमें थोरियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसका आकार मात्र मटर के दाने जितना है। हुमैरा ने जैसे ही थोरियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा बक्से से बाहर निकाला, अचानक ही उसका आकार एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अंगूठे जितना बढ़ गया। तभी लक्ष्य को एहसास हुआ कि वाकई ये हुमैरा का खजाना है और ये संदूक निराशाजनक तो बिल्कुल भी नहीं है। हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, इनमें से जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन मैं अभी ही कह देती हूं कि इनमें से केवल 5 सामग्रियों के लिए ही मैं तुमसे आधे पैसे लूंगी। यदि तुमने 5 से अधिक सामग्रियां ली तो तुम्हें उनकी पूरी कीमत चुकानी होगी। अपनी बात कहकर हुमैरा थोड़ा साइड हट गई ताकि लक्ष्य को इन सामानों को देखने, जांचने, परखने और खरीदने की जगह मिले। लक्ष्य ने पहले से ही मन बना लिया कि वो कौन सी सामग्रियां खरीदने वाला है। उसने थोरियम, प्रीमियम चांदी और खोरियम जैसे अनूठे सामग्रियों को देखा। इसके अलावा उसकी नजरें शीशम, आओकी और पेरीला जैसे अनूठे और कीमती लकड़ियों पर भी गई।
इन सामग्रियों के भंडार में लक्ष्य को कुछ रहस्यमयी उल्का पिंड के टुकड़े और विभिन्न विशेषताओं वाले और विभिन्न प्रकारों के मणि भी दिखे। लक्ष्य को ये सभी सामग्रियां जादू के भौतिक विश्वकोश की तरह लगने लगे। पूरे आधे घंटे तक जांचने परखने के बाद लक्ष्य ने आखिरकार उन सामग्रियों को खरीदने का निर्णय ले लिया जिनकी उसे जरूरत पड़ेगी। हुमैरा ने किसी व्यापारी की तरह उन सभी सामग्रियों के मूल्य को जोड़ा और लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, कुल मिलाकर इनका मूल्य 20,000 सोने के सिक्के हैं, मगर आधे दाम पर बेचने खरीदने की बात पक्की हुई थी तो तुम्हें मुझे 10,000 सोने के सिक्के देने होंगे। हुमैरा की बात सुनकर लक्ष्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और सिर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि केवल 5 चीजों के लिए उसे हुमैरा को इतने सारे पैसे देने होंगे। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, पेरीला की ये लकड़ी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की है। इसे एक ऐसे पेरीला के पेड़ की छाल से बनाया गया है जो कि बिजली के झटके से गिर गया था। इसके रंग को देखो, इसकी बैंगनी मेटालिक चमक को बखूबी प्रिजर्व किया गया है। इस तरह की हाई क्वालिटी की लकड़ी की शुरुआती कीमत बाजार में 4,000 सोने के सिक्कों की होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जादुई शक्ति को नष्ट करने के लिए कोरियम सबसे बेहतरीन मेटल है और सबसे बेहतरीन स्टेबलाइजिंग एजेंट भी है। भले ही तुम्हारे पास जो टुकड़ा है उसका वजन 1 आउंस का होगा, मगर बाजार में इसकी कीमत 6,000 सोने के सिक्कों की होगी। मैं तुम्हें ये सभी सामग्रियां सबसे अच्छे और सस्ते दामों में दे रही हूं। हुमैरा की बातों से लक्ष्य इतना आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पास हुमैरा से कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। इस पल लक्ष्य को अंदाजा हुआ कि जादुई अनुसंधान कितने महंगे हो सकते हैं। उसे इनाम स्वरूप जो 5,000 सोने के सिक्के मिले थे वो तो खर्च हुए ही, मगर अब उस पर 5,000 सोने के सिक्कों का कर्ज भी है। लक्ष्य इस सोच में पड़ गया कि वो कैसे हुमैरा को इन सभी सामग्रियों के पैसे देगा, कैसे चुकाएगा लक्ष्य कर्ज, क्या करने वाला है लक्ष्य इन सामग्रियों का। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य कर्ज चुकाने के मुद्दे पर थोड़ा सोच विचार करते हुए खामोश खड़ा रहा। अचानक ही उसे एक तरकीब सूझी जिससे इस मसले को हल किया जा सकता है। लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, यदि मैं आपको अपनी जादुई छड़ी बेच दूं तो उसके लिए आप मुझे कितना देंगी? यह प्रश्न पूछते ही लक्ष्य हुमैरा को अपनी जादुई छड़ी दिखाने लगा। लक्ष्य अपनी जादुई छड़ी से अब ऊब चुका है। उसे अपनी जादुई छड़ी पुरानी सी लगने लगी है। वैसे भी लक्ष्य एक नई जादुई छड़ी तैयार करने की योजना बना रहा था। चूंकि अब उसने कई हाई क्वालिटी की जादुई सामग्रियां खरीदी हैं तो वो इन सभी का अच्छा उपयोग करके शस्त्र और जादुई छड़ी तैयार करेगा। हुमैरा ने जादुई छड़ी को जांचने परखने के बाद लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, ये एक बेहद ही अच्छी जादुई छड़ी है, लेकिन इसकी एक ही खराबी है कि तुमने इसे तैयार करने के लिए लो क्वालिटी की जादुई सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। वैसे ही जादुई छड़ी के लिए मैं तुम्हें केवल 3800 सोने के सिक्के दूंगी। हुमैरा की बात सुनकर लक्ष्य के होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि जादुई छड़ी के बदले उसे ज्यादा से ज्यादा 2,500 सोने के सिक्के मिलेंगे। लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए अचंभित आवाज में कहने लगा, क्या सच में? क्या आप वाकई इसके लिए 3800 सोने के सिक्के देंगी? हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। तुम्हें पता है मैंने इतने सारे हाई क्वालिटी की जादुई सामग्रियों को कैसे जमा किया? मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादातर कमाई जादुई वस्तुओं को तैयार करके ही की है। जब मैं कोई भी जादुई शस्त्र या वस्तु बनाती हूं या बनाती थी तो मैं बचे हुए सामग्रियों का इस्तेमाल भी दूसरे जादुई शस्त्रों और वस्तुओं को बनाने के लिए करती थी। मैंने कभी भी सामग्रियों को बर्बाद नहीं होने दिया और उनका भरपूर फायदा उठाया। हाँ, मैं मानती हूं कि ये सामग्रियां महंगी हैं, लेकिन एक अच्छे जादूगर के बिना ये बेकार है, क्योंकि हम जादूगरों को इन सामग्रियों से उपकरण तैयार करने की कला आती है। और मैं तो कहती हूं कि सभी जादूगरों को यह कला आनी ही चाहिए या इस कला को विकसित करना चाहिए। हमारा कौशल और हुनर ही हमारे लिए सबसे कीमती है। हुमैरा लक्ष्य की जादुई छड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, यदि तुम अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकालकर समय का इस्तेमाल अपनी जादुई छड़ी की विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए करते हो, उदाहरण स्वरूप जैसे कि जादुई तंत्र मंत्र माइट ऑफ अ जायंट के बदले यदि तुम इसमें कोई अधिक आक्रामक या रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र या श्राप स्टोर कर दो तो तुम्हें अपनी जादुई छड़ी के बदले 5,000 सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं। वैसे इसके 6,000 सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना तभी होगी जब लोग तुम्हें तुम्हारे नाम और काम को जानने पहचानने लगेंगे।
सामान्य तौर पर जादुई उपकरणों की महंगी कीमत चुकाने के लिए ज्यादातर लोग सोने के सिक्कों के बदले महंगे कच्ची सामग्रियों के सहारे से उन उपकरणों की कीमत चुकाते हैं। लक्ष्य के जहन में यही बात पनपी कि यह बार्टर सिस्टम की तरह है। हुमैरा की बातें सुनकर लक्ष्य शून्य रह गया और उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकली। पहले तो लक्ष्य इस सोच में डूब गया कि वो हुमैरा को 5,000 सोने के सिक्के कैसे देगा, मगर हुमैरा की बातों से लक्ष्य को एहसास हुआ कि वो खुद पैसे छापने की कोई मशीन की तरह है। लक्ष्य ने सोच लिया कि वो हुमैरा का कर्ज कैसे चुकाने वाला है। लक्ष्य अपनी जादुई छड़ी पर काम करके उसे बेहतर बनाएगा और एक झटके में उसके पास इतने सोने के सिक्के आ जाएंगे कि वो हुमैरा को सामग्रियों के पैसे दे सके। लक्ष्य ये सोचने लगा कि इतने सोने के सिक्के कमाने के लिए एक आम इंसान को पूरी जिंदगी काम करते रहना पड़ेगा, मगर उसे तो केवल एक जादुई छड़ी की विशेषताओं में जरा सी हेरफेर करनी है। इससे आसान कार्य उसके लिए क्या ही होने वाला है। लक्ष्य को लगा कि जहां वो पहले बलवंत की मीनार में रहकर जादुई स्क्रोल तैयार करते हुए पैसे कमाता था, अब वो उस स्थिति से काफी आगे बढ़ चुका है। एक सफल जादूगर बनने के लिए एक जादूगर के पास कुछ आवश्यक चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक शक्तिशाली जादुई छड़ी, एक रक्षात्मक या हीलिंग जादुई तंत्र मंत्र से मुग्ध शक्तिशाली जादुई उपकरण या यंत्र, जादुई किताबों का एक पुस्तकालय और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जादुई मीनार। इन सभी वस्तुओं के लिए जादूगर के पास अच्छे खासे सोने के सिक्के होने चाहिए। एक जादुई मीनार को उसके सभी फंक्शंस के साथ तैयार करने के लिए 1 लाख से भी अधिक सोने के सिक्के खर्च होंगे। उदाहरण स्वरूप यदि हुमैरा की जादुई मीनार की बात की जाए तो उन्होंने इस मिड लेवल की जादुई मीनार के निर्माण में अनुमानित रूप से 1,60,000 सोने के सिक्के खर्च किए होंगे। इसके अलावा इस मीनार पर अभी भी विद्यालय का अधिकार है। हुमैरा के पास केवल इसे इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार मीनार में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि विद्यालय के नियम अनुसार ऐसा करने की अनुमति नहीं है। लक्ष्य हमेशा जादू सीखने पर केंद्रित रहता है, जिस चक्कर में उसने अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। जैसे जैसे वो शक्तिशाली बनता चला जाएगा, उसे वैसे वैसे भविष्य के लिए भी कुछ योजनाएं बनानी होंगी। लक्ष्य ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि उसे भी एक जादुई मीनार की आवश्यकता है, मगर उस मीनार पर केवल उसका ही हक होगा। लक्ष्य को अपनी जादुई शक्तियों और खुद पर पूरा भरोसा है। साथ ही हुमैरा की बातों ने उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया। लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी मशाल को देखते हुए कहा, मैं जरूरतों के अनुसार इस जादुई छड़ी के गुणों को बदलूंगा। हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, हाँ जरूर, एक काम करो, 1 महीने में संपत्ति शहर में जादूगरों का मेला लगने वाला है। उस मेले में नगीनाबाद राज्य, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के सभी जादूगर आएंगे। अगर उससे पहले पहले तुमने अपनी जादुई छड़ी को तैयार कर लिया, तब मेले में तुम्हें इसके बदले अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। हुमैरा ने सुझाव देते हुए अपनी बात पूरी की। मेले की खबर सुनकर लक्ष्य काफी खुश हो गया। उसकी आंखों में एक चमक दिखी। वो मन ही मन झूम उठा और नाचने लगा। लक्ष्य ने अभी अभी हुमैरा से काफी अनोखे और महंगे जादुई सामग्री खरीदी है। ये मेला उन सामग्रियों का इस्तेमाल करने के लिए उसे एक खास अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे कि वो मेले में काफी पैसे कमा सकता है और जल्द से जल्द हुमैरा को बाकी के सोने के सिक्के दे सकता है। लक्ष्य ने इरादा कर लिया कि वो जरा भी समय बर्बाद नहीं करेगा और तुरंत ही कार्य में लग जाएगा। लक्ष्य चमकती नजरों से हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, मैं फौरन ही तैयारी में लग जाता हूं। लक्ष्य हुमैरा के कमरे से बाहर भागा और तीसरी मंजिल पर बने एन्चेंटिंग कमरे के पास पहुंचा। इस कमरे का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल हुमैरा को ही है, लेकिन चूंकि हुमैरा लक्ष्य पर भरोसा करती है तो उसने लक्ष्य को भी इस कमरे का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, ताकि लक्ष्य इस कमरे में अपनी एन्चेंटिंग के गुणों को विकसित कर सके। लक्ष्य इसी ख्याल में डूबकर कमरे में अपना काम करने लगा कि उस पर 5,000 सोने के सिक्कों का कर्ज है और उसे वो कर्ज जल्द से जल्द चुकाना है। लक्ष्य के पास केवल 1 महीना है। लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी मशाल को बेहतर करने के लिए उसके पास पहले से ही मौजूद लो लेवल की जादुई सामग्रियों का इस्तेमाल करने का निर्णय लेकर छड़ी को बेहतर बनाने की योजना बनाई, जिसके बाद हुमैरा से खरीदे गई सामग्रियों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए जादुई छड़ी तैयार करेगा। लक्ष्य ने सोचा कि वो पिरीला की लकड़ी, थोरियम और खोरियम से जादुई छड़ी तैयार करेगा और देवांश मणि को छड़ी के साथ जोड़ देगा। वो सभी हाई क्वालिटी की सामग्रियों का इस्तेमाल करके जादुई छड़ी तैयार करने के बारे में सोचने लगा। साथ ही लक्ष्य इस बारे में भी सोच रहा है कि यदि जादुई छड़ी को तैयार करने के बाद सामग्रियां बची तो वो उनसे कुछ रक्षात्मक जादुई वस्तुएं बनाएगा या फिर सुंदर से जादुई गहने बनाएगा, जिन्हें वो मेले में अच्छे खासे दामों में बेच सके। जब लक्ष्य जादुई उपकरणों को तैयार करने के कार्य में लीन था, तभी उसके लिए कोव गांव से एक चिट्ठी आई जो कि हुमैरा ने स्वीकार की। यह पत्र लूसी ने लक्ष्य को लिखा है।
लक्ष्य ने पहले से ही हुमैरा को कह दिया था कि यदि वो किसी कार्य में व्यस्त हो और उसके लिए कोई पत्र आए तो हुमैरा पत्र पढ़ सकती है। साथ ही वो उसके बदले पत्र का जवाब भी दे सकती है और यदि पत्र में कोई जरूरी बात लिखी हो तो वो उसे संक्षेप में उसकी जानकारी दे सकती है। हुमैरा ने जैसे ही पत्र पढ़ा उसके रोंगटे खड़े हो गए। पत्र से हुमैरा को दो बातें पता चली। पहली बात यह थी कि गैंग के पास 1000 सोने के सिक्के हैं जो कि फायदे के पैसे हैं। साथ ही दूसरी बात काफी गंभीर थी जिस कारण उसके रोंगटे खड़े हुए थे। दूसरी बात यह है कि जैक को आवाजों की गूंज की चट्टान का पता चल चुका है और वहां उसे अजीबोगरीब जादुई शक्तियों के अंश मिले हैं और उसे शक है कि इस सबसे डार्क एल्फ जादूगर फिरोज का लेना देना है। हुमैरा भौचक्का रह गई और गंभीर पूर्वक रूप से ये सोचने लगी कि आखिर लक्ष्य इस मुसीबत में कैसे पड़ गया। हुमैरा उसी समय एन्चेंटिंग कमरे में पहुंची और उसने देखा कि लक्ष्य कार्य में व्यस्त है। हुमैरा दरवाजे के पास ही खड़ी रही और वो काफी गुस्से में लग रही है। हुमैरा लक्ष्य के करीब पहुंची और मेज पर खत रखते हुए हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए गुस्से में प्रश्न किया, फिरोज कौन है लक्ष्य? क्योंकि लक्ष्य व्यस्त है तो उसने हुमैरा की बात पर या हाव भाव पर उतना ध्यान नहीं दिया और न ही उसने हुमैरा की तरफ देखा था। लक्ष्य बिना अपना ध्यान अपने कार्य से भटकाए सामान्य रूप से विनम्र स्वर के साथ कहने लगा, एक दुश्मन है जो कि मुख्य रूप से सिंडिकेट गैंग। अचानक ही लक्ष्य अपनी बात कहते कहते रुक गया। फिर वो हुमैरा की ओर देखने लगा। लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए कुछ सेकंड तक खामोश रहा। फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात को जारी रखा, क्या जैक को आवाज की गूंज की चट्टान का पता चल चुका है? उसके प्रश्न को सुनकर हुमैरा थोड़ी चौंकी मगर उसने हाँ के इशारे में अपनी गर्दन हिलाई। लक्ष्य के चेहरे पर गंभीर भावना दिखने लगी और उसने फौरन ही वो खत पढ़ा। लक्ष्य कुछ सेकंड तक खामोश रहकर कुछ सोचने लगा और फिर गंभीर स्वभाव के साथ हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए चिंताजनक अंदाज में कहा, हाँ कहो। लक्ष्य ने हुमैरा के सामने अपनी डायमेंशनल स्टोरेज पेंडेंट को खोलकर उसमें से शैतान तबरेज की शैतानी कालमणि को बाहर निकाला। उसी समय कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और कमरे का तापमान 5 डिग्री से कम होकर नीचे गिरने लगा, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि कमरे में अंधकार फैलने लगा है। लक्ष्य ने पहले से ही इस शैतानी वस्तु पर अनुसंधान करने के कार्य को रोक दिया था और उसका इरादा इसे विद्यालय को सौंपने का है, मगर वो इन दिनों अपने अन्य अनुसंधानों में इतना व्यस्त था कि उसे इस मणि को हुमैरा को सौंपने का मौका या समय ही नहीं मिला। मगर अब उसके पास इस मणि को सौंपने का मौका भी है और ऐसा करना ही उसे सही लग रहा है। हुमैरा इस मणि को देखकर काफी सहम सी गई। हुमैरा लक्ष्य की ओर सहमी नजरों से देखते हुए दबी और डरी हुई आवाज में कहने लगी, ये क्या है? तुम्हारे पास ऐसी भयानक मणि आई कैसे लक्ष्य? लक्ष्य मुझे सच सच बताओ, क्या तुम नकारात्मक जादू के प्रति कोई अनुसंधान कर रहे हो या इस विषय से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हो? लक्ष्य हुमैरा से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। कारणवश उसने हुमैरा की ओर देखते हुए कहा, मैंने उसके बारे में सोचा तो था मगर जादूगर बलवंत की दुर्दशा देखकर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि नकारात्मक जादू कितना खतरनाक हो सकता है। अब क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगी और मुझे समझने की कोशिश करेंगी? लक्ष्य ने एन्चेंटिंग मेज पर शैतानी कालमणि रख दी। लक्ष्य की बात से हुमैरा को भी राहत मिली और उसके पास लक्ष्य पर शक करने का कोई कारण नहीं है, तो वो उसके पास ही बैठ गई। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, कहो क्या कहना चाहते हो? क्या कहने वाला है लक्ष्य हुमैरा से कालमणि के विषय में? क्या हुमैरा कर लेगी आसानी से लक्ष्य की बातों पर विश्वास? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस समय लक्ष्य और हुमैरा के कमरे में है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लक्ष्य ने हुमैरा से कुछ भी नहीं छुपाया। उसने हुमैरा से कोव गांव में अपने आगमन से लेकर फ्लेमिंगो गैंग के साथ डार्क ब्रदरहुड गैंग से लड़ने और विक्रम के पास से कालमणि हासिल करने की बात विस्तार पूर्वक रूप से बता दी। लक्ष्य शैतानी मणि की ओर इशारा करते हुए हुमैरा से कह रहा है, इस मणि को नष्ट करना लगभग असंभव है। कालमणि शैतानों का एक अपवित्र हथियार है जिसमें निसंदेह नकारात्मक जादुई ज्ञान का भंडार समाया हुआ है। मेरी प्रारंभिक योजना गुप्त रूप से इसका अध्ययन करने की थी ताकि मैं इसे शक्ति प्राप्त कर सकूं, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं ने मुझे एहसास दिला दिया कि ऐसा करना बेवकूफी होगी। अब हुमैरा लक्ष्य की पूरी बात सुनकर काफी राहत महसूस करने लगी थी। हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं मान सकती। जिज्ञासा एक ऐसा गुण है जो हम जादूगरों में कूट कूट कर भरा होता है। साथ ही ये गुण हमें अपने जादुई सफर में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तुमने अपनी जिज्ञासा को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में सक्षम रहे। ये बात अपने आप में ही प्रशंसनीय है।
हुमैरा शैतानी कालमणि के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए और मणि को देखते हुए कहने लगी, इसमें कोई शक नहीं कि इस मणि में अशुभ ऑरा समाया हुआ है। यह मामला काफी गंभीर है, तो मुझे इसके बारे में डीन साहब से बात करनी होगी, मगर मैं चाहूंगी कि तुम भी मेरे साथ उनके पास चलो। लक्ष्य ने हुमैरा की ओर देखते हुए हाँ के इशारे में अपनी गर्दन हिला दी। हुमैरा ने कालमणि को एक बक्से में बंद कर दिया, जो कि जादुई शक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया है। जिसके बाद हुमैरा और लक्ष्य डीन साहब की मीनार स्वर्ग की थोन में पहुंचे। डीन साहब को उन दोनों ने उनकी मीनार के रसायन शस्त्र प्रयोगशाला में पाया, जहां वो जादुई काढ़ों के घड़ों की सफाई कर रहे हैं। डीन साहब की नजरें जैसे ही अपनी प्रिय छात्रा मीरा पर गई, वो प्रसन्न हो गए। डीन साहब मीरा और लक्ष्य को देखते हुए कहने लगे, क्या बात है मीरा, सब ठीक तो है? प्रयोगशाला में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं, और हुमैरा नहीं चाहती कि कोई भी समय आए, तो उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर हुमैरा ने लकड़ी के बॉक्स को एक मेज पर रखा और सावधानी से उसने बक्सा खोल दिया। जिस पर डीन अरुण की नजरें कालमणि पर गई, वो काफी भयभीत हो गए और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। डीन साहब ने अपने हाथों में जो घड़ा थामा हुआ था, उन्होंने उसे सावधानी से मेज पर रख दिया और फिर उन्होंने सावधानी से बक्से को उठाया और कालमणि को जांचने परखने लगे। डीन साहब के हाव भाव को देखकर इस बात का अंदाजा हो गया कि उनका भय खत्म हो चुका है। जब उन्होंने पहली बार मणि को देखा था, तब वो भयभीत नजर आए थे, मगर मणि की जांच करते हुए उनके भय की भावना चिंता में बदल गई और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मणि से मनमोहित नजर आने लगे। अचानक ही उन्हें देख ऐसा स्मरण होने लगा कि वो मणि के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। थोड़े समय तक शैतानी मणि को जांचने परखने के बाद डीन साहब ने मणि पर से अपना ध्यान हटा लिया और तुरंत ही उन्होंने वो बक्सा बंद कर दिया। बक्से को बंद करते ही उन्होंने रात भरी गहरी सांस ली। किसी कारण से ऐसा लग रहा है कि जब लक्ष्य ने डीन साहब को पहली मर्तबा देखा था और आज जब वो उन्हें देख रहा है, तो इन गुजरे दिनों में उनकी उम्र काफी बढ़ गई हो। ऐसा मालूम होने लगा कि बक्से को बंद करने के कार्य ने उनकी पूरी ऊर्जा और शक्ति को खत्म कर दिया हो। थोड़े समय तक खामोश रहने के बाद डीन साहब ने लक्ष्य और हुमैरा को देखते हुए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह वस्तु नकारात्मक जादू के ज्ञान का स्रोत है। यह अधिक मनहूस और शैतानी वस्तु है मीरा। मेरे ख्याल में हम सभी को इससे परहेज करना चाहिए। इसे बक्से में बंद करके ही रखना और इससे दूर ही रहना। हुमैरा मणि के प्रति डीन साहब का बर्ताव देखकर और उनकी हालत देखकर काफी चिंतित है। उसने फौरन इस बक्से को अपने डायमेंशनल स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया। हुमैरा चिंता दर्शाते हुए डीन साहब की ओर देखते हुए कहने लगी, सर आप ठीक तो हैं? अब मैं ठीक हूं। डीन साहब ने राहत की एक सांस लेते हुए हुमैरा की ओर देखते हुए उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उसके बाद डीन साहब ने हुमैरा से प्रश्न किया, ये शैतानी चीज तुम्हारे पास कहां से आई? हुमैरा ने लक्ष्य पर नजर डाली और लक्ष्य ने हाँ के इशारे में अपनी गर्दन हिलाई। हुमैरा ने डीन साहब से वही बातें कही जो लक्ष्य ने हुमैरा से उसके कमरे में कही थी। डीन साहब ने ध्यान से हुमैरा की बात सुनी, मगर इस दौरान उनकी नजरें लक्ष्य पर ही टिकी हुई थीं और वो शक की निगाहों से लक्ष्य को घूर रहे थे। जैसे ही हुमैरा ने अपनी बात खत्म की, डीन साहब लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, जब तुमने अब तक इस मणि को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, तो फिर अचानक ही तुमने इसे सौंपने का निर्णय कैसे लिया? तुम इसे अपने पास ही रख सकते थे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होता। जब डीन साहब लक्ष्य से बात कर रहे थे, तो वो लक्ष्य को सिर से पैर तक देख रहे थे। डीन साहब लक्ष्य से सावधानी भी बरते हुए हैं, साथ ही उन्हें लक्ष्य पर शक भी हो रहा है। डीन साहब लक्ष्य से सावधान इसी वजह से हैं क्योंकि लक्ष्य विद्यालय में रहने के बावजूद भी अच्छे खासे समय तक मणि को छुपाकर रखने में कामयाब रहा था और उन्हें उस पर शक इसी कारण हो रहा है कि जब वो ऐसा करना जारी रख सकता था, तो फिर आखिरकार लक्ष्य ने मणि को सौंपने का निर्णय क्यों लिया? यही बात उन्हें काफी खटकी। शैतानी मणि में इतना गुप्त ज्ञान है कि डीन साहब जैसे लेवल 7 के जादूगर के मन में उस ज्ञान को हासिल करने की थोड़ी बहुत इच्छा पनपी तो थी। डीन साहब यही सोचने लगे कि यदि वो लक्ष्य की जगह होते, तो वो इस मणि को अपने पास ही रखते और गुप्त तरीके से इसके ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते। डीन साहब बेहद ही कम समय के लिए कालमणि के संपर्क में आए थे, मगर उतना ही समय उनके मन में मणि के प्रति लालसा और रुचि जगाने के लिए काफी था। डीन साहब को मणि को देखने पर प्रत्यक्ष रूप से उन प्रबल प्रलोभनों का अनुभव हुआ जिनसे उन्होंने अरसे से दूरी बनाई हुई थी, और वो उन प्रलोभनों की ओर आकर्षित होते चले जा रहे थे। कारणवश उन्हें लक्ष्य के आत्म संयम की बेहद कदर है, मगर साथ ही इन्हीं कारकों के कारण ही लक्ष्य के प्रति उनका शक गहरा होता चला गया था। लक्ष्य के हाल ही में हुई उपलब्धियों ने डीन साहब का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने लक्ष्य पर नजर रखने की शुरुआत कर दी थी। इतने समय में ही डीन साहब को अंदाजा हो गया कि जादू के प्रति लक्ष्य का जुनून वास्तव में उनसे भी ज्यादा है और जादू सीखने की इच्छा उनसे भी ज्यादा मजबूत है। डीन साहब
इस बारे में सोचने लगे कि लक्ष्य इतने समय तक कालमणि के संपर्क में रहा, मगर फिर भी उस पर मणि का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, जबकि उस पर तो अब तक मणि का अच्छा खासा प्रभाव पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो काफी जवान है और साथ ही ये मणि उसके पास काफी समय से है। भले ही डीन साहब काफी समय से लक्ष्य पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन लक्ष्य को देखकर उन्हें कदापि ऐसा नहीं लगा कि वो भरोसे के लायक नहीं है। लक्ष्य ने डीन साहब की ओर देखते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देने की शुरुआत की। सर, मुझे एक कहावत याद है, और वो ये है कि जब हम अंधकार को देखते हैं तो अंधकार भी हमें देख रहा होता है। या ऐसा भी माना जा सकता है कि बुरे लोगों से लड़ते लड़ते हम खुद कब बुरे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि बुराई कब हमारे भीतर की अच्छाइयों पर हावी होकर उन्हें खत्म करने लगेगी हमें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। मैं तो केवल एक मनुष्य हूं सर। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर नकारात्मक शक्तियों से अकेले लड़ने की शक्ति है। सच कहूं तो मुझे इस मणि में अभी भी बहुत रुचि है, लेकिन मुझे खुद को खोने का डर भी है। लक्ष्य की बात से ही डीन साहब को उसके किरदार का पता चल गया। लक्ष्य न केवल एक विनम्र स्वभाव का नवयुवक है, बल्कि उसकी समझ उसकी उम्र से बड़ी है। वो काफी ज्ञानी और बुद्धिमान है। डीन साहब अब लक्ष्य से और अधिक प्रभावित दिखने लगे। शैतानी कालमणि सोने के एक शानदार पहाड़ की तरह है, और उस पहाड़ के नीचे न खत्म होने वाली गहरी खाई भी है, और पहाड़ की नींव खाई पर टिकी है। ज्यादातर लोगों को सोने का पहाड़ ही दिखेगा, खाई नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि भले ही कालमणि में शक्तियों का भंडार ही क्यों न समाया हो, मगर लक्ष्य ने उनकी नकारात्मकताओं को भांप लिया है, और यदि वो मणि में लीन हो जाता तो कब नकारात्मक शक्ति और अंधकार की दुनिया का हिस्सा बन जाता उसे खुद भी इस बात की खबर नहीं होती। उसने समय रहते खुद को संभाल लिया। यही बात काबिले तारीफ है। लक्ष्य की बात सुनकर डीन साहब काफी समय तक खामोश रहे और केवल लक्ष्य के मासूम चेहरे को अचंभित नजरों से देखते रहे। हुमैरा भी काफी समय से डीन साहब और लक्ष्य की बातचीत को केवल चुपचाप सुन रही थी, मगर जब लक्ष्य ने अपनी बात खत्म की तब हुमैरा भी लक्ष्य को चौंकी हुई नजरों से देखने लगी। लक्ष्य की बात ने उस पर गहरी छाप छोड़ी है। हुमैरा के मन में आखिरकार यही ख्याल पनपा कि देवताओं ने कभी भी किसी को उनके शारीरिक शक्ति के आधार पर नहीं चुना था, बल्कि वे तो मानसिक रूप से शक्तिशाली लोगों को ऐसे कार्यों के लिए चुनते हैं, और लक्ष्य उस आधार से इस कार्य के लिए एक आदर्श अवतार है। कुछ समय के लिए रसायन शस्त्र प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया था। अंत में डीन साहब ने ही इस सन्नाटे को हंसते हुए खत्म किया। वो मुस्कुराते हुए लक्ष्य और हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगे, तुम्हारा शिष्य काफी दिलचस्प है मीरा। सच कहूं तो अगर ये मणि मेरे पास होती तो मैं कभी भी इसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाता। अगर मुझे शैतानी मणि के साथ छोड़ दिया जाए तो मैं जितना हो सके उतना गुप्त ज्ञान इसके जरिए से इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहूंगा। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही रहेगा कि इस बात को हम अपने तक ही रखें और हम तीनों साथ मिलकर इस मणि का सामना करें। डीन साहब हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगे, मीरा मेरी बच्ची, तुम पर सदैव ही रोशनी के देवता की शक्तिशाली और धन्य औरा की कृपा दृष्टि बनी रही है। तुम पर रोशनी के देवता का वरदान सदैव ही बना रहा है। भले ही तुमने कभी इस बात का जिक्र ना किया हो, मगर हमेशा से ही तुम्हारी असली पहचान मेरे लिए स्पष्ट रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम तीनों में केवल तुम ही इस नकारात्मक मणि के प्रभाव से सुरक्षित रह सकती हो। इसीलिए मेरे ख्याल में तुम्हें ही इस मणि को अपने पास महफूज रखना चाहिए। हुमैरा ने डीन साहब की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ के इशारे में हिलाई। डीन साहब अपनी बात जारी रखते हुए हुमैरा और लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, लेकिन मीरा, हमेशा ही इस मणि से सतर्क रहना। भले ही इस समय तुम पर रोशनी के देवता की महिमा बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहने वाला है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम तीनों को एक दूसरे पर नजर रखनी चाहिए। मैं और तुम लक्ष्य पर नजर रखेंगे, लक्ष्य और मेरी नजर तुम पर होगी, और तुम दोनों की नजर मुझ पर। भविष्य में भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं तुम दोनों से कुछ भी क्यों ना कहूं, तुम दोनों कभी भी दोबारा इस मणि को मुझे दिखाना तक नहीं। और लक्ष्य, तुम भी अभी से इस मणि के संपर्क में कभी नहीं आओगे। इस मणि से आज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डीन साहब ने अपनी बात उग्र और भावपूर्ण लहजे में कही थी। वो स्पष्ट रूप से कालमणि की नकारात्मक शक्तियों से भयभीत हैं। लक्ष्य, हुमैरा और डीन साहब कैसे रखने वाले हैं मणि की बात को राज? क्या रंग लाएगा उन तीनों लोगों की टोली का समूह कहानी में? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नश्वर मनुष्य जब अकेले होते हैं तो अधिक कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे कि इस बात की संभावना अधिक बढ़ जाती है कि वो अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देंगे, फिर चाहे वे इच्छाएं कैसी भी क्यों ना हो। एक अकेला इंसान बिना किसी मार्गदर्शक या पर्यवेक्षण के कुछ भी करने के काबिल है।
इसी कारण डीन साहब अकेले कालमणि की देखरेख करने के लिए खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वो अकेले कालमणि के साथ समय बिताने लगे तो फिर वो खुद पर संयम नहीं रख पाएंगे और मणि के प्रति आकर्षित होकर अनुसंधान करने में लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डीन साहब को हुमैरा पर पूरा विश्वास है, लेकिन शैतान मणि पर नहीं। इसी कारण उन्होंने साथ मिलकर इसकी सुरक्षा करने का सुझाव दिया। लक्ष्य उनके सुझाव से पूरी तरह से सहमत नहीं है और उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि जब मामला इतना संगीन है तो फिर डीन साहब इस मामले में उसकी मदद क्यों ही चाहते हैं, जबकि उन्हें तो विद्यालय में मौजूद बाकी के 6 सदस्यीय सभा के मास्टर जादूगर शिक्षकों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके इस मणि की सुरक्षा करने में उनकी मदद लेनी चाहिए। लक्ष्य के मन में यही सवाल आया कि डीन साहब आखिर इस मणि की बात को बाकी के महत्वपूर्ण सदस्यों से राज क्यों रखना चाहते हैं। दरअसल लक्ष्य के मन में एक ख्याल और सवाल इसी कारण पनपा कि भले ही वो लेवल 4 का युद्ध लड़ने वाला अच्छा जादूगर हो, मगर उसका जादुई ज्ञान तो अनुभवी मास्टर जादूगर शिक्षकों की तुलना में उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो फिर आखिर डीन साहब मणि की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसे भी क्यों सौंप रहे हैं। लक्ष्य ने डीन साहब की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ प्रश्न किया, सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस मणि की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। साथ ही आप इसकी जिम्मेदारी मुझे किस बिना पर सौंप रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि आप मीरा मैडम और बाकी के मास्टर जादूगर शिक्षकों के साथ इस मणि को महफूज रखने का प्रबंध करें। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। डीन साहब मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, अपने आप को कम मत समझो लक्ष्य। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस मणि के बारे में और भी लोगों को बताना चाहिए। यह खतरे से खाली नहीं होगा और जिन बाकी के मास्टर जादूगर शिक्षकों की तुम बात कर रहे हो, इस मणि के अस्तित्व के बारे में जानकर ही वे तुम्हें इस विद्यालय से निष्कासित करने का निर्णय ले लेंगे। उन्हें केवल विद्यालय के नियमों की परवाह है। जैसे ही डीन साहब ने अपनी बात खत्म की, उन्होंने अपनी जादुई छड़ी निकाली। डीन साहब की जादुई छड़ी काफी आकर्षक है और इस छड़ी को खास नाम से जाना जाता है, डीन की डिक्री। ये जादुई छड़ी एक पवित्र जादुई शस्त्र है जिस पर सदियों से ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के सभी डीन का अधिकार रहा है। दिखने में जादुई छड़ी किसी राजा के सेप्टर से कम नहीं लगती है, मगर ये जादुई छड़ी सेप्टर से अधिक सुरुचिपूर्ण और नाजुक है। पौराणिक कथाओं और गाथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जादुई छड़ी को एल्व्स के साम्राज्य में मौजूद विश्व वृक्ष की शाखा से बनाया गया है। इस जादुई छड़ी की पिछली नोक पर जो रत्न लगा हुआ है उसे इंद्रधनुष चंद्र रत्न कहा जाता है और ये कीमती रत्न रॉकी पर्वत की श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत चालफील्ड चट्टान के बीचों बीच पाए जाने वाले बेशकीमती रत्न हैं। यदि फौलाद की दुनिया के सभी खास रत्नों के बीच इंद्रधनुष चंद्र रत्न को रख दिया जाए तो इसकी शानदार चमक के प्रभाव में बाकी के रत्नों की चमक फीकी पड़ जाएगी। जब लक्ष्य की नजर डीन साहब की जादुई छड़ी पर थी, तभी उसे गेम के सर्वर सिस्टम पर छड़ी से जुड़ी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए से मिली। डीन की डिग्री, संरक्षक की जादुई छड़ी, क्वालिटी लेजेंडरी। पहला प्रभाव, इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने वाले जादूगर की जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की रफ्तार 100% तक बढ़ जाएगी। दूसरा प्रभाव, इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने वाले जादूगर की जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की शक्ति 150% तक बढ़ जाएगी। तीसरा प्रभाव, इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने वाले जादूगर की माना की रिकवरी की रफ्तार 200% तक बढ़ जाएगी। चौथा प्रभाव, विश्व वृक्ष के जादुई गुणों के कारण जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने वाले जादूगर के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वो एक खास लेजेंडरी जादुई तंत्र मंत्र या श्राप के इस्तेमाल से किसी भी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो व्यक्ति की लाश 1 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और ऐसा वो केवल साल में एक ही बार कर सकते हैं। लक्ष्य ने जब गेम के सर्वर सिस्टम के इंटरफेस के माध्यम से जादुई छड़ी के विवरणों को सुना और पढ़ा, वो आश्चर्यचकित रह गया। डीन साहब ने फिर छड़ी का इशारा अपने बगल में खाली जगह की ओर किया, जिसके बाद वहां की हवा में गड्ढा बना। उन्होंने उस गोले से गड्ढे में हाथ डालकर एक सुंदर सी सजी हुई डायरी बाहर निकाली। डीन साहब ने उस डायरी को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, लक्ष्य, मेरी तरफ से ये उपहार स्वीकार करो। हुमैरा चौंकते हुए डीन साहब की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित स्वर में कहने लगी, गुरुदेव, ये डायरी तो आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। डीन अरुण हुमैरा की बात सुनकर हंसने लगे। फिर उन्होंने लक्ष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, संकोच मत करो, इसे स्वीकार करो। लक्ष्य ने उनसे वो डायरी ले ली। डीन साहब अपनी बात जारी रखते हुए हुमैरा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहने लगे, तुमने ठीक कहा मीरा, ये डायरी मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। इसी कारण मुझे सावधानी पूर्वक रूप से एक उत्तराधिकारी का चयन करना चाहिए जो मेरी इस डायरी का इस्तेमाल सावधानी से करे। मीरा, किसी और से ये बात ना कहना, वरना वे लोग ईर्ष्या की भावना से भर जाएंगे। फिर डीन साहब अपनी बात जारी रखते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहने लगे, इस डायरी में मैंने वो सब कुछ दर्ज किया है जो मैंने जादूगर बनने के बाद से सीखा है। मैंने पहले ये निर्णय लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद इस पर मीरा का अधिकार होगा, मगर अभी मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे पढ़ने के बाद मीरा को सौंप देना।
लक्ष्य को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके हाथ में जो डायरी है उसमें लेवल 7 के जादूगर का ज्ञान समाया हुआ है। और यह सोचकर वो मन ही मन खुशी से झूम उठा। लक्ष्य मन ही मन खुशी से कहने लगा, मेरे लिए इस डायरी में समाये हुए सकारात्मक ज्ञान का महत्व कालमणि में समाये हुए नकारात्मक ज्ञान के महत्व से लाखों करोड़ों गुना बेहतर है। लक्ष्य डीन साहब का आदर करते हुए उनके सम्मान में झुका और कहने लगा, आपकी इस भेंट के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ज्येष्ठ गुरुदेव महोदय। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डीन साहब मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बच्चे। अचानक ही डीन साहब को कुछ याद आया और वो अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहने लगे, वैसे लक्ष्य, मैंने सुना है कि तुम एक उद्योगपति के बेटे हो। मुझे तुमसे यह पूछना है कि क्या तुम जादूगरों की सेना में बतौर एक सेनापति के ओहदे पर भर्ती होना चाहोगे? लक्ष्य डीन साहब की ओर देखते हुए चौंकते हुए कहने लगा, क्या जादूगरों की सेना का सेनापति? और मैं? लक्ष्य को समझ ही नहीं आया कि डीन साहब ने अचानक ये विषय कैसे छेड़ दिया। डीन साहब लक्ष्य की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहने लगे, हाँ, राज्य की सेना अब उत्तर की ओर बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि उनके पास अभी भी एक अनुभवी युद्ध लड़ने वाले जादूगर की कमी है। यदि तुम्हें इस पर रुचि है तो मैं तुम्हें सेना में सेनापति के पद पर शामिल करने की मांग करूंगा। वैसे तुम्हें तुरंत इसके बारे में अपना फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। सेना को उत्तरी दिशा की सीमा रेखा तक पहुंचने में अभी भी 2 महीने का समय लगेगा। तुम तब तक इस बारे में सोच विचार कर सकते हो। लक्ष्य डीन साहब की बात सुनकर थोड़े समय के लिए खामोश रहा। उसके बाद लक्ष्य डीन साहब की ओर गंभीर नजरों से देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, चूंकि अभी भी मेरे पास 2 महीने का समय है तो मैं तब तक अपने जादुई कौशल पर काम करना चाहूंगा ताकि मैं समय आने पर आपके, सेना के और राज्य के काम आ सकूं। डीन साहब मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, जैसा तुम ठीक समझो मेरे बच्चे। डीन साहब के चेहरे पर चमकती हुई दयालु मुस्कान देखकर हुमैरा काफी आश्चर्यचकित रह गई। इतने सालों तक उनकी शिष्य रहने के बावजूद भी उसने आज तक उनके चेहरे पर इतनी खुशी और इस तरह की मुस्कुराहट नहीं देखी थी। डीन साहब की मीनार से जैसे ही लक्ष्य और हुमैरा बाहर निकले, अचानक ही लक्ष्य के चेहरे पर एक गंभीर हाव भाव दिखने लगा और वो किसी गहरी सोच में लीन हो गया। लक्ष्य गंभीरता के साथ कहने लगा, मुझे लगता है कि डार्क एल्फ जादूगर फिरोज के बारे में मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना चाहिए। यहां हम इस समय बातचीत करने में मग्न हैं और वहां वो शायद इस समय कोई शैतानी चाल चलने के तरीकों के बारे में सोच रहा होगा। मुझे फौरन ही कोव गांव जाना चाहिए। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, बात तो तुम पते की कर रहे हो। एक काम करो, तुम कोव गांव का चक्कर लगा कर आओ। रास्ते में सावधान रहना और खुद को मुसीबतों से दूर रखना। यदि कुछ भी अजीबोगरीब हो तो फौरन ही मुझे खबर करना। संपर्क करने की बात कहते ही हुमैरा ने लक्ष्य को एक चमकती हुई चीज दी जिसे लक्ष्य ने झट से पहचान लिया। हुमैरा ने लक्ष्य को उसके पंख दिए हैं और ये पंख लक्ष्य को पहली बार हुमैरा ने नहीं दिया था। साथ ही उसके पंख को देखकर अचानक ही लक्ष्य के मन में स्नेहल का ख्याल आया। उसने भी कभी एक बार लक्ष्य को वैसे ही पंख दिए थे, केवल उनके रंगों और शक्तियों में फर्क है। लक्ष्य ने सावधानी बरतते हुए हुमैरा के पंख को अपने डायमेंशनल स्टोरेज पेंडेंट में संभाल कर रख दिया। लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, ठीक है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं जरूर ही आपसे संपर्क करूंगा। उसके बाद हुमैरा अपनी मीनार की ओर बढ़ी और लक्ष्य हाथ में डीन साहब की डायरी थामे विद्यालय के अस्तबल में जा पहुंचा। टाउन हॉल द्वारा आयोजित की गई सेना भर्ती करने के अभ्यास ने कोव गांव को बेहद ही जीवंत बना दिया है। गुलमोहर जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कई इच्छुक और उत्सुक सैनिक सैन्य उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कोव गांव पहुंच गए हैं। यहां तक कि वहां अनुभवी पेशेवर कातिल भी मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी और पेशे से तंग आ चुके थे और अपने पेशे को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस भीड़ ने व्यापारियों के कुछ समूहों को भी कोव गांव की ओर आकर्षित कर दिया था, जिस वजह से सड़कों पर अजीबोगरीब शस्त्र और हथियार बिक रहे हैं। फौलाद की दुनिया में रहने वाले लोगों को भी खरीदारी करना पसंद है, जिस कारण इन सभी लुभावनी वस्तुओं की मौजूदगी ने कई घूमने फिरने वाले लोगों को कोव गांव की ओर आकर्षित किया और अब वे गांव में कुछ दिनों से हंसते खेलते और मस्ती मजाक करते हुए रहने लगे। लाजमी है कि ये लोग कुछ दिन और यहाँ रुकेंगे। परिणाम स्वरूप कोव गांव में अब पहले से भी अधिक चहल पहल और भीड़ भाड़ है और इस भीड़ ने एक सर्कस को भी गांव की ओर आकर्षित कर दिया। सर्कस वाले इसी कारण यहाँ पहुंचे क्योंकि ये भीड़ उनके लिए लाभदायक हो सकती है और वे यहाँ अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जब लक्ष्य कोव गांव पहुंचा तो उसका स्वागत इन्हीं दृश्यों को देखते हुए हुआ। सड़कों के दोनों किनारों पर ताजे ताजे और हरे भरे फल और सब्जियों से लेकर बच्चों के खिलौने और हथियार तक बिक रहे हैं। तभी अचानक लक्ष्य की नजर एक ऐसे स्थान पर पड़ी जो अक्सर खाली रहता था, मगर अभी वो जगह सर्कस के लोगों और विचित्र विदेशी जानवरों से भरी है जो यहाँ करतब दिखा रहे हैं और कई लोग भीड़ लगाकर इन करतबों को देख रहे हैं।
लक्ष्य तांगे पर बैठे हुए इन नजारों को देखते हुए कह रहा है, क्या गजब का नजारा है। जैक को फिरोज से जुड़ी क्या खबर मिली होगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कोव गांव वाकई काफी छोटा है और उस पर से लोगों की अच्छी खासी भीड़ के कारण गांव और भी भरा भरा लग रहा है। तंग गलियों में लगी भीड़ की वजह से तांगा इतनी धीमी गति से इन रास्तों से गुजरा कि लक्ष्य को गांव के प्रवेश द्वार से फ्लेमिंगो गैंग के बंगले तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लग गया। पहले की तुलना में बंगले को और भी बड़ा कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वहां लोगों की अच्छी खासी चहल पहल है। बंगले के पास स्थापित प्रशिक्षण क्षेत्रों से काफी आवाजें आ रही हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्य को एहसास हुआ कि गैंग के सदस्य इस समय अभ्यास और प्रयास में लीन हैं। हालांकि लक्ष्य को बंगले की हालत देखकर कुछ चीजें अजीब लगी। उसने देखा कि बंगले और उसके आसपास के क्षेत्र को अभी भी केवल लकड़ी की बाड़ से सुरक्षित किया गया है और सभी के सभी दरवाजे लकड़ी के हैं और उन दरवाजों की हालत काफी खस्ता है। किसी ने भी उन्हें ठीक नहीं करवाया। भले ही गैंग के सदस्यों की संख्या पहले से और भी अधिक हो गई है, मगर उनके उपकरण पुराने लग रहे हैं। साथ ही उनके कपड़े न केवल पुराने लग रहे हैं, बल्कि उनके कपड़े फटे हुए भी हैं। गैंग में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, उनकी हालत में और बाकी के भाड़े के पेशेवर कातिलों की हालत में लक्ष्य को किसी भी तरह का फर्क नजर नहीं आया। मगर उन लोगों के गले पर एक हार है जिस पर फ्लेमिंगो गैंग की मोहर लगी है और यही हार उन्हें बाकी के भाड़े के पेशेवर कातिलों से अलग बनाकर गैंग का हिस्सा बनाती है। लेकिन फिर भी इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि वे यहाँ अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। लक्ष्य ने यार्ड के कोनों के पास बैठे हुए कुछ लोगों को देखा जो कि पत्ते पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और खाने के लिए उनके पास केवल एक एक सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल है। पहले जब लक्ष्य को लूसी के पत्र के साथ 1000 सोने के सिक्के मिले, तब उसके मन में यही ख्याल पनपा था कि लूसी ने उसे 1000 सोने के सिक्के इसी कारण दिए होंगे कि गैंग ने लगभग 1500 सोने के सिक्के कमाए होंगे और इतने सोने के सिक्के उन्हें किसी अन्य डाकू लुटेरों के गैंग के ठिकाने पर मिले होंगे। मगर यहाँ के हालात और हालत देखकर लक्ष्य को समझ आ गया कि गैंग के लोगों ने कमाई नहीं की है और साथ ही बचे हुए सोने के सिक्कों पर गैंग अपना गुजर बसर कर रहा है। इन दृश्यों को देखकर लक्ष्य को एहसास हो गया कि गैंग की हालत काफी खस्ता है और लूसी की 1000 सोने के सिक्कों के फायदे वाली बात झूठ है। कारणवश वो थोड़ा भड़क उठा। लक्ष्य ने मनी मन कहा, लूसी, तुमने मुझसे झूठ कहकर अच्छा नहीं किया। क्या तुम इस तरह से अपनी वफादारी का सबूत दोगी? हालांकि देवता गेम में कभी भी लक्ष्य को एनपीसी किरदारों की वफादारी देखने को कभी नहीं मिली थी और न ही उसे इस तरह की उम्मीद थी, मगर असल जिंदगी में महसूस हुए इस अनुभव के एहसास ने लक्ष्य के दिल को छू लिया। पृथ्वी पर हर कोई केवल अपने बारे में सोचता है। एक व्यक्ति का किसी के प्रति पूरे दिल से वफादार होना असंभव है। उन्हें तब तक एक अच्छा इंसान माना जाएगा जब तक वे अपने नकारात्मक राय को अपने तक ही रखें। हालांकि फौलाद की दुनिया में लोग रिश्तों के बंधन को काफी महत्व देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वफादारी निभाने की कसम खाए तो वो कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगा और मरते दम तक अपनी वफादारी का सबूत देता रहेगा। इन सभी ख्यालों में डूबे लक्ष्य ने गहरी आह भरी। इस वाक्य ने लक्ष्य को इस बात का भी एहसास एक बार फिर से दिलाया कि अब वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में है जहां लोग भावनाओं की कदर करते हैं, जहां लोग विनम्र हैं, जहां लोग अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना जानते हैं और किसी की भलाई के लिए ही झूठ बोलते हैं। मगर ये गुण केवल फौलाद की दुनिया में रहने वाले उन्हीं लोगों में मौजूद है जो रोशनी की दुनिया का हिस्सा है। तांगा जैसे ही बंगले के क्षेत्र के भीतर आकर रुका, जैक फौरन ही लक्ष्य से मिलने और उसका स्वागत करने बंगले से बाहर आ गया। जैक निश्चित रूप से पहले से भी अधिक ताकतवर बन गया है। उसका बैटल ऑरा भी पहले से अधिक विकसित हुआ है, मगर उसके चेहरे पर घमंड का अंश तक नहीं है। जैक लक्ष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, गुरुदेव, आपको देखकर काफी खुशी हुई। लक्ष्य मुस्कुराया और जैक के साथ बंगले में प्रवेश करते ही वो दूसरी मंजिल में पहुंच गया। उसके बाद उसने दूसरी मंजिल के हॉल में रखे मेज पर एक कपड़े से बनी पोटली रखी जिसमें 1500 सोने के सिक्के हैं। इनमें से 1000 सोने के सिक्के लूसी ने लक्ष्य को पत्र के साथ भेजे थे और बाकी के पैसे लक्ष्य ने मेहनत से कमाकर बचाए थे। जैक पोटली को देखकर दंग रह गया। लक्ष्य जैक की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं है कि गैंग में काफी लोग मौजूद हैं। हालांकि कोव गांव एक छोटा सा गांव है और एक हफ्ते में यहाँ 1000 सोने के सिक्के कमाना निश्चित रूप से असंभव है। तो मेरे ख्याल में लूसी ने मुझे जो सोने के सिक्के भेजे हैं वे वही सोने के सिक्के हैं जो हमने सिंडिकेट गैंग के मिशन में कमाए थे। जैक को उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्य इतनी जल्दी विद्यालय से लौट आएगा और उनके झूठ को पकड़ भी लेगा। जैक जरा शर्मिंदा नजर आने लगा।
जैक लक्ष्य को लज्जित नजरों से देखते हुए और अपना सिर खुजलाते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, गुरुदेव, हमें लगा था कि आप इन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल हमसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए लूसी ने इन सिक्कों को आपको भेजने का निर्णय लिया। लक्ष्य ने जैक की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास काफी सोने के सिक्के हैं। तुमने अपनी हालत देखी है, अब भी तुमने वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं, वही पुरानी बेल्ट पहनी हुई है। समय आ गया है इन्हें बदलने का। जैक को अभी भी लग रहा है कि लक्ष्य को पैसों की अधिक जरूरत है। जैक अपने दोनों हाथों को न के इशारे में हिलाते हुए कहने लगा, गुरुदेव, मैं तो इसी कारण इन कपड़ों को। इससे पहले कि जैक अपनी बात खत्म कर पाता, लक्ष्य ने थोड़ी ऊंची आवाज में जैक की ओर कड़क नजरों से देखते हुए उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं और मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि तुम बिना कुछ कहे मेरी बात समझोगे और मेरी बात सुनकर मेरी बात का पालन करोगे। देखो जैक, बिना सोने के सिक्कों के हम गैंग को विकसित नहीं कर पाएंगे, समझे तुम? गैंग के लोगों के लिए अच्छे हथियार और शस्त्रों का प्रबंध करना तुम्हारी, लूसी, गोल्डी और मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी हम चारों के कंधों पर ही है। असल में ये सभी जिम्मेदारियां तुम तीनों की हैं, क्योंकि मैं तो यहां रहता भी नहीं हूं। इसके साथ साथ गैंग को और इस जगह को बढ़ाने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। रोशनी देव न करे, लेकिन यदि गैंग के किसी भी सदस्य की मृत्यु हुई तो उसके परिवार का खर्चा उठाना, उन्हें मुआवजा देना भी गैंग की जिम्मेदारी है। और यदि गैंग का कोई सदस्य बेहद अच्छा काम करे तो उसे इनाम देना भी जरूरी है। ये सभी चीजें जरूरी हैं। इसके साथ साथ गैंग का खान पान, उनके कपड़ों का खर्च भी तुम तीनों पर ही है। मैंने देखा है कि किस तरह से गैंग के सदस्य खाने पीने में कटौती कर रहे हैं। यदि उन्हें पौष्टिक आहार ही नहीं मिलेगा तो हम इसकी उम्मीद ही कैसे लगा सकते हैं कि वे जी जान लगाकर काम करेंगे या अन्य गैंग के सदस्यों की तुलना में शक्तिशाली होंगे। और वैसे भी ये सभी लोग यहाँ इसी उम्मीद में आए हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर बनेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग गैंग छोड़कर चले जाएंगे। आखिरकार ये थोड़े ही हमारे सगे हैं। इसी कारण मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि इन पैसों को रख लो और गैंग के विकास पर ध्यान दो। उनके खान पान और अच्छे सेवन का प्रबंध करो। उनके लिए ढंग के कपड़े खरीदो, उन्हें अच्छे हथियार और शस्त्र दो, समझे? वरना हमारा गैंग आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सबको महंगी चीजें दो, लेकिन कम से कम सबकी जरूरतों पर तो ध्यान देना तुम तीनों का कर्तव्य है। जैक बखूबी इन सभी बातों से वाकिफ है और वो तुरंत ही लक्ष्य की बात को समझ गया। लक्ष्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और ये सभी तो केवल सबसे बुनियादी लाभ हैं जो गैंग के सदस्यों को मिलेंगे। इसके अलावा गैंग के विकास को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हमें गैंग की ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा पर भी काम करना होगा। जैसे ही जैक ने लक्ष्य के मुंह से ये दो शब्द ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा सुने, वो भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने पहली बार इन दो शब्दों को सुना है। उसे समझ नहीं आया कि लक्ष्य क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हैरान परेशान जैक ने लक्ष्य की ओर देखते हुए आश्चर्यजनक आवाज में सवाल करते हुए पूछा, ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा से आपका क्या मतलब है? लक्ष्य ने जैक की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, तुम्हें रईस शब्द से क्या समझ आता है? लक्ष्य की बातें सुनकर जैक उसकी विचारधारा का बारीकी से अनुसरण कर रहा था। जैक ने अपनी जीवन शैली में अब तक जितने भी रईसों को देखा था, उनका चित्रण करते हुए जैक लक्ष्य की ओर देखते हुए उत्तेजित स्वर में कहने लगा, वे बेहद ठाट बाट से रहने वाले लोग होते हैं, हमेशा ही बेहद सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पास बेहद सारे घोड़े, तांगे और कभी ना खत्म होने वाला खजाना होता है, कई सारी जमीन होती है। वे लोग काफी अभिमानी और घमंडी होते हैं और आम लोगों से बात करते समय वे लोग इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे हम जैसे लोग किसी दूसरे दर्जे के नागरिक हों। क्या तुम रईस बनने की इच्छा रखते हो? लक्ष्य ने विनम्र स्वर में जैक की ओर देखते हुए प्रश्न किया। जैक ने लक्ष्य के प्रश्न के उत्तर में केवल अपना सिर हाँ के इशारे में हिला दिया। वो काफी शर्मिंदा नजर आ रहा है। जब जैक छोटा था तभी से उसे अमीर नहीं बल्कि रईस बनने की इच्छा थी। एक समय पर रईस बनना उसका सपना हुआ करता था। यह केवल मानवीय स्वभाव है। यदि अवसर दिया गया तो उच्च बुद्धिजीवी लोग जो आए दिन रईसों का तिरस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, अखबारों में उनकी आलोचना करते हैं, वे भी शायद मौका मिलने पर रईस बनने के अवसर पर कूद पड़ेंगे। जैक ने लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, बस फिर इसी वजह से हमें गैंग का नाम आगे बढ़ाने और गैंग के नाम को बड़ा करने की कोशिश में लगे रहना होगा और साथ ही इस जगह को भी बेहतर बनाना होगा। हमें टूटी फूटी चीजों को ठीक करवाना चाहिए। हमारे गैंग के सदस्यों के पास अच्छे कपड़े और हथियार होने चाहिए ताकि लोग ये जान ले कि वे किस गैंग के सदस्य हैं। उसके साथ सार्वजनिक जगहों पर गैंग को किससे कैसे पेश आना है, हमें उसके भी नियम कानून बनाने होंगे। उसे ही प्रतिष्ठा कहा जाता है। हमें गैंग को इतना मशहूर बनाना होगा कि लोग गैंग की मुहर को देखते ही समझ जाएं कि ये कौन सा गैंग है। इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। इससे हमारे गैंग को शक्ति मिलेगी, भरोसेमंद लोग मिलेंगे और गैंग सुरक्षित रहेगा। और हाँ, कभी भी किसी मासूम को इस गैंग से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना होगा।
लक्ष्य की बात सुनकर जैक चौंकते हुए उसकी ओर देखते हुए कहने लगा, मगर गुरुदेव, इसमें तो अच्छा खासा खर्चा होगा। जैक लक्ष्य की बातें सुनकर जरा झिझक सा गया, मगर उसकी बातों से जैक काफी प्रभावित हुआ है और उसके मशहूर बनने की इच्छा भी अब बढ़ चुकी है। उसे रईस बनने की प्रेरणा मिली है। साथ ही साथ जैक भी भविष्य में इसी तरह का गैंग चाहता है जिसका वर्णन लक्ष्य ने किया था। गैंग के बारे में जैक की कल्पना और लक्ष्य का वर्णन काफी मिलता जुलता है। जैक थोड़े समय तक खामोश रहा, फिर उसने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, आप हमेशा ही हमारी इतनी मदद करते हैं। कभी सोचता हूं कि गैंग के लोग और हम आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे। क्या करने वाला है जैक अपने सपने को साकार करने के लिए? लक्ष्य और जैक कैसे करेंगे डार्क एल्फ फिरोज नाम की मुसीबत का इलाज? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य जैक की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो जैक? अब तक मुझे तुम तीनों से काफी मदद मिलती रही है। फिलहाल तुम इन पैसों से गैंग और यहाँ के हालत और हालातों पर ध्यान दो, उन्हें सुधारो। फिर मैं तुम लोगों को कुछ कार्य सौंपूंगा। लक्ष्य का इरादा तो गैंग का इस्तेमाल अपने जादुई ज्ञान और अनुसंधानों के लिए पैसा इकट्ठा करने का था, मगर जब लक्ष्य को जादुई उपकरणों को तैयार करने के जरिए से पैसे कमाने की कला का पता चला, तभी उसने अपना इरादा बदल लिया। और उसे खुद पर और अपनी जादुई शक्तियों पर इतना भरोसा तो है ही कि वो अपने लिए उस कला से अच्छे खासे पैसे तो कमा ही सकता है। साथ ही उसका फैसला अब इस समय काफी काम आने वाला है, क्योंकि गैंग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे इस बात का एहसास हो गया है। तो वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि गैंग को इस समय पैसे की उससे अधिक जरूरत है। साथ ही लक्ष्य केवल इसी वजह से गैंग को सहारा देने के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसे उस रिश्ते की कदर है, जो रिश्ता उसके और फ्लेमिंगो गैंग के 3 मुख्य सदस्यों के बीच काफी समय पहले बन चुका था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि गैंग के लोगों से उसे भविष्य में काफी फायदा भी पहुंचेगा। फौलाद की दुनिया जटिल है और बतौर एक जादूगर लक्ष्य अपनी जादूगर की पहचान के कारण कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकता जो कार्य गैंग के सदस्य आसानी से कर पाएंगे, फिर चाहे भले ही वो कितना ही अच्छा जादूगर क्यों ना हो या उसकी जादुई शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। बतौर एक जादूगर उसकी क्षमता सीमित है, लेकिन गैंग की क्षमता की सीमा नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप एक जादूगर का ऐसे मिशनों में क्या काम जिनमें जादूगर यदि गया तो लोग खामखा उसकी ओर आकर्षित होंगे, या दुश्मन बड़ी तादाद में हमला कर दें या करवा दें तो खामखा ही कोई जादूगर क्यों ही छोटे मोटे कार्यों में अपनी जान का जोखिम उठाएगा। लेकिन ऐसे कार्य गैंग के सदस्य अनेक गुप्त तरीकों से सफलतापूर्वक रूप से कर सकते हैं। जैक ने ध्यान से सोने के सिक्कों की पोटली रख ली और उसने संभल कर एक स्क्रोल निकाला। जैक स्क्रोल को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए कहने लगा, गुरुदेव, आवाजों की गूंज की चट्टान पर एक पत्थर की झोपड़ी है जिसमें रोजमर्रा के सामानों का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन झोपड़ी के फर्नीचर पर धूल मिट्टी की मोटी परत भी जमी हुई थी। जब मैंने उस झोपड़ी को ढूंढा और वहां का हाल देखा तब मैं समझ गया कि वो लगभग 10 दिनों से खाली होगी, लेकिन फिर भी मैंने झोपड़ी की तलाशी ली और मुझे बाकी के सामानों के साथ ये जादुई स्क्रोल मिला। यह स्क्रोल काले रंग का है और काले एलिगेटर की खाल से बना हुआ है। स्क्रोल के किनारों पर चांदी की परत चढ़ी हुई है। लक्ष्य ने जैक के हाथों से वो स्क्रोल ले लिया और उसे परखने लगा। लक्ष्य इस स्क्रोल को देखते हुए इसी सोच में पड़ गया कि शायद इसमें कोई रहस्यमय संदेश छुपा होगा। ऐसे स्क्रोलों को साइफर स्क्रोल कहा जाता है और इसका उपयोग डार्क एल्फ्स बातचीत करने के लिए करते हैं। देवता गेम में लक्ष्य को ऐसे कई स्क्रोल दिखे थे, मगर गेम में उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि इन स्क्रोलों में डार्क एल्फ्स की भाषा लिखी होती थी और किसी खिलाड़ी को भी वो भाषा समझ नहीं आती थी। लक्ष्य ने स्क्रोल को विस्तार से जांचा परखा, जिसके बाद उसे यही समझ आया कि इसमें डार्क एल्फ्स की भाषा लिखी हुई है और वो इस स्क्रोल में लिखी बातों का अर्थ समझ नहीं पा रहा है। गेमिंग सिस्टम की मदद से लक्ष्य प्रत्येक शब्द का अर्थ तो आसानी से समझ पा रहा है, मगर उसे पूरे के पूरे स्क्रोल का अर्थ समझ नहीं आया। उदाहरण स्वरूप स्क्रोल में एक वाक्य लिखा है जिसका मतलब है केलों के छिलके केलों से बड़े होते हैं। लक्ष्य इसी सोच में पड़ गया कि इस वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है। इस स्क्रोल को पढ़ने पर लक्ष्य को यही समझ आया कि यह स्क्रोल किसी आदेश पत्र की तरह दिख रहा है और उसे अफसोस होने लगा कि उसके पास इसे समझने के लिए कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य ने निर्णय लिया कि वो प्रत्येक शब्दों का मतलब समझकर स्क्रोल में लिखी बातों का मतलब समझेगा, मगर 10 मिनट तक कड़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब इस समस्या का कोई परिणाम निकलता नहीं दिखा, तब उसने आखिरकार हार मान ली और उसने इस स्क्रोल को संभाल कर अपने डायमेंशनल स्टोरेज पेंडेंट में रख दिया।
लक्ष्य जैक की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहने लगा, आवाजों की गूंज की चट्टान की छानबीन हमें अब यहीं रोक देनी चाहिए, मगर गुलमोहर जंगल पर कड़ी नजर रखना, और अगर वहां कोई डार्क एल्फ दिखे या तुम्हें कुछ अजीबोगरीब दिखे तो फौरन ही लूसी से कहकर मुझे पत्र भिजवाना। डार्क एल्फ जादूगर फिरोज काफी चालाक है। जैसे ही उसे इस बात की भनक लगी होगी कि लक्ष्य ने भाड़े के लोगों को उसकी छानबीन करने के लिए उसके पीछे लगाया है, वो तभी सतर्क होकर कहीं छुप गया होगा। हालांकि लक्ष्य इस बात से उतना चिंतित नहीं है कि फिरोज बचकर भाग निकला है। उसे केवल फिरोज को शैतान तबरेज को आजाद करने से रोकना है। जैसे ही लक्ष्य इस नतीजे पर पहुंचा, उसे गेम के इंटरफेस के सर्वर सिस्टम पर एक डायलॉग बॉक्स दिखा, जिस पर आवाजों की गूंज की चट्टान से जुड़ा हुआ एक नोटिफिकेशन का पॉपअप आया हुआ है। अचानक ही वो नोटिफिकेशन लाल रंग की किरणों के सहारे से चमकने लगा और उस पर एक मैसेज दिखा, मिशन फेल हो गया है, और मिशन से जुड़ा हुआ ओम पॉइंट्स का इनाम भी गायब हो गया। लक्ष्य के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यदि लक्ष्य अपना सारा समय और प्रयास गेमिंग सिस्टम से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बिताने लगेगा, तब उसे अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसका इरादा गेमिंग सिस्टम की कठपुतली बनने का नहीं है। और तो और लक्ष्य के पास ओम पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है। उसने जादूगर बलवंत को पकड़कर 50 ओम पॉइंट्स का इनाम प्राप्त किया है। 20 ओम पॉइंट्स उसे 3 सुप्रीम जादुई स्किल को तैयार करने के कार्य में मिले हैं। 60 ओम पॉइंट्स का इनाम उसने सफलतापूर्वक रूप से लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले में महारत हासिल करने और लेवल 4 का जादूगर बनने के लिए हासिल किए थे। कुल मिलाकर लक्ष्य के पास 130 ओम पॉइंट्स है और फिलहाल इतने ओम पॉइंट्स उसके लिए काफी हैं। जैक ने लक्ष्य के आदेशों का पालन बिना किसी सवाल के करना सही समझा। उसी समय अचानक ही गैंग का एक सदस्य जैक से कुछ बात करने वहां पहुंचा, मगर जैक और लक्ष्य को साथ देखकर वो बात करने से पहले संकोच करने लगा। लक्ष्य उसकी हिचक को भांप गया है। लक्ष्य ने जैक की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा और समय नहीं लूंगा, मगर हाँ, रूपाली को मेरे पास भेज देना, ठीक है? चूंकि लक्ष्य यहां आ ही गया है तो उसने सोचा कि उसे रूपाली की प्रगति को देखना चाहिए। जैक ने अपनी गर्दन हाँ के इशारे में हिला दी और फिर वो गैंग के इस सदस्य के साथ दूसरी मंजिल के हॉल से पहली मंजिल के हॉल में जा पहुंचा और वहां से बंगले से बाहर निकल गया। अब जब लक्ष्य ने गैंग की हालत और हालात को ठीक करने का जिम्मा जैक के कंधों पर डाल दिया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना गैंग को और भी शक्तिशाली बनाने पर काम किया जाए, क्योंकि गैंग केवल पेशेवर कातिल योद्धाओं के भरोसे नहीं चल सकता है। गैंग को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक जादूगर की भी जरूरत पड़ेगी। इस कार्य के लिए ही लक्ष्य रूपाली को तैयार करेगा। उसी समय रूपाली वहां आ धमकी। जैसे ही लक्ष्य की नजर रूपाली पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि रूपाली पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बन गई है। साथ ही उसके शरीर के इर्द गिर्द पानी के तत्व की ऑरा भी बढ़ी है। उसका रंग रूप भी काफी निखरा हुआ लग रहा है। ये सब देखकर लक्ष्य काफी चौंका, क्योंकि लक्ष्य एक हफ्ते पहले ही रूपाली से मिला था और तब रूपाली की जादुई ऑरा और माना की प्रभाव बिल्कुल ही मध्यम सी थी। लक्ष्य रूपाली की ओर देखकर खुशी के साथ विनम्र स्वर में कहने लगा, बहुत खूब रूपाली, बहुत ही कम समय में तुमने अपनी शक्ति और ऑरा को विकसित कर लिया है। रूपाली लक्ष्य की ओर मुस्कुराकर देखते हुए मधुर आवाज में कहने लगी, सर मैंने एक जादुई तंत्र मंत्र भी सीखा है। लक्ष्य रूपाली की ओर देखते हुए अचंभित और विनम्र स्वर में कहने लगा, वाह क्या बात है रूपाली, कौन सा जादुई तंत्र मंत्र सीखा है तुमने, जरा मुझे भी दिखाओ। रूपाली लक्ष्य की ओर मुस्कुराकर देखते हुए मधुर आवाज में कहने लगी, जी अभी दिखाती हूं सर। रूपाली ने अपनी जादुई छड़ी मेज की ओर पॉइंट की। उसे अपनी जादुई शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में 3 सेकंड का समय लगा, जिसके बाद उसकी जादुई छड़ी की नोक पर एक मध्यम रोशनी की किरण उत्पन्न हुई। फिर वो रोशनी की किरण मेज की सतह पर पड़ी और 1 सेकंड के बाद जैसे ही रोशनी की किरण गायब हुई, मेज पर एक साधारण ग्लास भर पानी फैला हुआ दिखा और पानी एकत्रित होकर पानी की बूंदों में बदलने लगा। उसी समय गेमिंग सिस्टम के सर्वर द्वारा लक्ष्य को इस जादुई तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए से मिली। जल की बूंदे, 0 लेवल का जादुई तंत्र मंत्र प्रभाव। इस जादुई तंत्र मंत्र के जरिए से वातावरण में मौजूद पानी के तत्वों को एकत्रित कर पानी की बूंदों में बदला जा सकता है। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, वाह रूपाली, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत खूब रूपाली। भले ही ये 0 लेवल का जादुई तंत्र मंत्र है, मगर फिर भी लक्ष्य इस बात से प्रभावित हुआ कि रूपाली ने बिना किसी मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण के 1 हफ्ते में इस जादुई तंत्र मंत्र में महारत हासिल कर ली है। यही बात उसकी प्रतिभा और क्षमता की गवाही देती है। लक्ष्य को एहसास हुआ कि रूपाली भविष्य में एक बेहतरीन जादूगरनी बन सकती है, तो वो उसकी खास शक्तियों को गैंग के लिए जाया होने नहीं दे सकता। लक्ष्य ने फौरन ही अपना इरादा बदल दिया और उसने रूपाली को अपने साथ विद्यालय ले जाने का निर्णय लिया। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, रूपाली तुम्हारी प्रगति को देखकर मैंने यह फैसला किया है कि कल सुबह जब मैं यहां से विद्यालय जाने के लिए निकलूंगा, तब तुम भी मेरे साथ विद्यालय चलोगी।
रूपाली को लक्ष्य की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और वो आश्चर्यचकित रह गई। रूपाली लक्ष्य की ओर देखते हुए उत्तेजित स्वर में कहने लगी, सर क्या सच में मैं आपके साथ कल विद्यालय जाऊंगी? लक्ष्य के आने के बाद से रूपाली यही सुनने की उम्मीद लगाए बैठी थी। वो इस बात से काफी बेचैन थी कि कहीं लक्ष्य उसकी प्रगति से असंतुष्ट न हो जाए। वो इन 7 दिनों में किसी तरह से अपनी जादुई शक्ति को विकसित करने में लीन थी। ये बात केवल वही जानती है। वही जानती थी कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो गैंग या लक्ष्य के कोई काम आ सकती है। और अब जब लक्ष्य ने उसे विद्यालय ले जाने का निर्णय लिया, रूपाली को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। रूपाली मन ही मन प्रसन्न होकर खुद से कह रही है, हे रोशनी के देवता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ईस्ट कोव जादुई विद्यालय में रहने वाली हूँ। वो जगह तो जादूगरों का घर भी है और मंदिर भी। मान गई प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, हाँ रूपाली, चलो जाने की तैयारी में लग जाओ, समझी? रूपाली चमकती आंखों के साथ लक्ष्य की ओर खुशी से देखते हुए कहने लगी, जी सर, जरूर। उसके बाद रूपाली वहां से तेज कदमों के साथ दौड़ते भागते हुए अपने कमरे में पहुंची। लक्ष्य भी अपने कमरे में पलंग पर लेटकर आराम करने लगा। शाम तक लूसी बाजार से बंगले में वापस लौटी। केवल गोल्डी ही यहाँ नहीं है, क्योंकि वो किसी काम से बाहर निकला हुआ है। जैसे ही लूसी को पता चला कि लक्ष्य लौट आया है, वो भागती हुई उसके कमरे में पहुंची और उसे देखकर वो काफी खुश हुई। उसने लक्ष्य को खुशी से अपने गले से लगा लिया। उसके बाद वो उसके कमरे से निकलकर सीधा रसोई में भागी। चूंकि लक्ष्य यहाँ मौजूद है, तो उसने सोचा कि वो आज का खाना उसके लिए और बाकी लोगों के लिए अपने हाथों से बनाएगी। कैसे दिलवाएगा लक्ष्य रूपाली को विद्यालय में दाखिला? कैसे निकालेगा लक्ष्य फिरोज से जुड़ी समस्या का समाधान? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।